हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। और हमें क्या करना है, हमें आज एक चैप्टर रिवाइज करना है फटाफट से। क्विक रिवीजन होगी जो कि कंपनी ऑडिट की होगी। ये आईपीसीसी के लिए ये चैप्टर है। हम ये सारा मॉड्यूल में से पिकअप करेंगे और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है। और अगर आप इसको एक बार ही सुनेंगे तो आपकी रिवीजन फटाफट से हो जाएगी। और कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले कम से कम 3 बारी आप इसको सुन ले, सो दैट कि आपकी एग्जामिशन के नियर अबाउट हो जाए। ये चैप्टर जो है 20 से 25 मार्क्स कैरी करता है, तो आपको प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में हमें क्या समझना है कि क्वालिफिकेशन क्या होती है और ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है। फिर उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, रीअपॉइंट कैसे किया जाता है, कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होती है, पावर्स एंड ड्यूटीज कैसे क्या क्या होती है ऑडिटर की, और रोटेशनल रिटायरमेंट की प्रोविजंस क्या होते हैं। तो ये सारा कुछ हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके सेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन याद करने। मैं पहले सारे सेक्शंस की प्रोविजन जो आपको याद करवा देता हूं, उसके बाद हम ये सेक्शन रीड करेंगे। एलिजिबिलिटी सबसे पहले सेक्शन 141 है। 141 सेक्शन क्या कहता है, आपको कोड भी करना है। 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है ऑडिटर की। तो एक ऑडिटर जो होना चाहिए वो होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। अगर कोई भी फर्म अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अगर कोई फर्म है तो मेजोरिटी जो पार्टनर्स होने चाहिए प्रैक्टिसिंग पार्टनर होने चाहिए। तो एलएलपी भी क्या हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी ऑडिटर अपॉइंट की जा सकती है। जी हाँ, हो सकती है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होने चाहिए वो साइन कर सकते हो और एक दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर सकते हो। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, प्लस रूल 3 क्या कहता है, कहता कोई भी जो कंपनी ऑडिट कर रहा है और जो ऑडिटर होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे अगर वो ये होंगे, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है होगी वो आपका ऑडिट कर सकती है। तो ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई भी पर्सन या फिर पार्टनर जो कि एम्प्लॉयमेंट में है या ऑफिसर ऑफ द कंपनी में है, ये हमारे 3 बंदे जो है वो दोबारा से ये ऑडिट नहीं कर सकते। कौन कौन से, बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उसके बाद आपका ये जो कोई भी पर्सन या फिर कोई भी पार्टनर है या कोई एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे कौन पर्सन, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर जो है, क्या कोई भी पर्सन या उसका रिलेटिव या कोई पार्टनर जो है वो कर सकता है, वो ऑडिटर बन सकता है? नहीं। तो देखेंगे क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। कहता कि आपका कोई भी अगर पर्सन, कोई भी खुद या फिर कोई उसका रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर अगर सिक्योरिटी या इंटरेस्ट को होल्ड करके रखता है किसी भी कंपनी में, जिसे कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई भी सिक्योरिटी जो होल्ड करके रख सकता है वो किसी भी कंपनी में हो सकती है, उसकी सब्सिडरी में हो सकती है। सब्सिडरी में भी कोई होल्डिंग यानी कि शेयर नहीं होल्ड करके रखने होने चाहिए। सब्सिडरी होल्डिंग में भी हो सकता है, एसोसिएट में भी हो सकता है, और इसमें एक और चीज है, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। इस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में भी कोई शेयर होल्ड करके नहीं रख सकता। तो कितनी एक लिमिट है जहां तक होल्ड करके रख सकता है, अप टू 1 लाख। ये भी नोट किया जाना चाहिए। इट में बी नोटेड दैट कंडीशन जो 1 लाख है वेर एवर रेलेवेंट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। जिसकी शेयर कैपिटल नहीं भी है उसके ऊपर भी कंडीशन एप्लीकेबल होती है। उसके बाद सिक्योरिटी और इंटरेस्ट बाय रिलेटिव द अबव थ्रेशोल्ड लिमिटेड प्रिस्क्राइब करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन। कहता है कि जो करेक्टिव एक्शन इसको ठीक करना है, यानी कि इसको रिलीज करनी होगी 1 लाख की सिक्योरिटी विद इन द 60 डेज ऑफ सच एक्विजिशन ऑफ और इंटरेस्ट, मतलब 60 दिन मिलेंगे इसको ठीक करने के लिए। तो ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, तो जो इसकी और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है कि वो जो 1 लाख है किस चीज का 1 लाख है, क्या वो मार्केट वैल्यू, क्या वो फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं कह रहा। उसके बाद ऑडिटर के रिलेटिव के लिए, ऑडिटर के खुद के लिए नहीं है ये। ठीक है जी। अगर ऑडिटर के रिलेटिव ने ये होल्ड कर रखे तो ऑडिट करने के लिए वो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो हमें ग्रेस पीरियड कितने दिनों का मिलता है? ग्रेस पीरियड हमें 60 डेज का मिलता है। दिस वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू द ऑडिटर और हिज पार्टनर। तो ऑडिटर और उसके पार्टनर को इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा। रिलेटिव में कौन कौन सी चीजें आती है? मेंबर ऑफ एचयूएफ, ठीक है जी, एचयूएफ का कोई भी मेंबर, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, सन, सन्स वाइफ, डॉटर हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, इनमें सारे स्टेप भी अलाउड होते हैं। ठीक है जी। इसकी इलस्ट्रेशन आपको फटाफट से पढ़ लेनी है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मॉड्यूल का कुछ भी नहीं छोड़ के जाना। उसके बाद कोई भी इंडेप्टनेस है कंपनी की, अगर कोई भी कंपनी से अगर आप
कंपनी इंडेप्टनेस टू द कंपनी, यानी कि कंपनी को आपने अगर पैसे देने हैं, तो कोई भी ऑडिटर है उसने अगर इंडेप्टनेस 5 लाख से ज्यादा कर रखा है इन एक्सेस ऑफ, यहाँ पे एक्सेस ऑफ यानी कि इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ 5 लाख है, तो कोई भी कंपनी में, कोई भी सब्सिडरी कंपनी में, होल्डिंग में, एसोसिएट में, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी में आप यहाँ पे इंडेप्ट हुए तो आपको ऑडिटर के पद से निकलना होगा। हैज गिवन द गारंटी और द सिक्योरिटी, अगर कोई गारंटी और द सिक्योरिटी है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, ठीक है जी। फिर से वो ये सब्सिडरी कंपनी है, ये वाली कंपनी सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, ठीक है जी। उसके बाद बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए किसी भी पार्टनर या फर्म का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। चाहे वो सब्सिडरी कंपनी, चाहे वो होल्डिंग कंपनी, चाहे एसोसिएट कंपनी है, किसी के भी साथ कोई भी पर्सन जो है वो की मैनेजरियल पर्सन या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अ पर्सन हु इज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, और अगर वो ऑडिट कर रहा है तो वो 20 कंपनी से ज्यादा नहीं कर सकता। और कौन सी कंपनी इसमें से 20 कंपनी में से इंक्लूड करी जाएंगी? छोटी कंपनी, जैसे 1% कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, ठीक है जी, जिसे कहते हैं डोरमेंट कंपनीज। डोरमेंट कंपनी का मतलब है वो पिछले 3 सालों में लॉसेस में चल रही है। प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल अप टू यानी कि मैक्सिमम अप टू 100 करोड़ है, 100 करोड़ तक की है, ठीक है जी, या 100 करोड़ से नीचे तक भी है। या कोई भी पर्सन जो है कन्विक्ट हो गया फ्रॉड के केस में और 10 साल बीत चुके होने चाहिए, तभी वो बन सकता है। अगर 10 साल नहीं बीते तो ऑडिटर नहीं बन सकता। अ पर्सन हु डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंडर सर्विसेज इनटू सेक्शन 144 टू द कंपनीज, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कहता कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। ऑडिटर अगर इंडिविजुअल है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और अगर ऑडिटर फर्म है तो उसका खुद का और उसके पार्टनर्स का, उसकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के ऊपर कोई भी सब्सिडरी या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 144 में क्या प्रिस्क्राइब है? अब ये नया सेक्शन आ गया, सेक्शन 144। 141 क्या बता रहा था? एलिजिबल इन इनएलिजिबिलिटी विच सर्विसेज आर नॉट टू बी रेंडर बाय द ऑडिटर, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेगा ये अगर कोई भी सर्विसेज लेनी है इनमें से। तो अकाउंटिंग, बुक सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज प्रिस्क्राइब। इट मे बी नोटेड दैट की ऑडिटर या ऑडिट फर्म हु हैज बीन परफॉर्मिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शैल कंप्लाई द प्रोविजन बिफोर द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कहता कि अगर ऐसा कुछ नॉन ऑडिट अगर कुछ कर भी रहा था तो उसको क्या करना चाहिए? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, उसकी जो होल्डिंग है उसको छोड़ देनी चाहिए, ठीक है जी। वेयर द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इंकर्स ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन हिज अपॉइंटमेंट ही शैल बी वेकेट हिज ऑफिस, तो उसको वेकेट करना पड़ेगा, उसको ऑफिस जो है वो वेकेट करना पड़ेगा। ये ऊपर केस स्टडी रखें, इसको फटाफट से आप 1 मिनट लगा के रीड कर लीजिएगा। उसके बाद 144 सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड, सर्विसेज टू बी रेंडर्ड, और यहाँ पे इनएलिजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी था 141 में। 139 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है जी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स हम जो देखेंगे, ध्यान से सुना, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर आते हैं। तो हमने यहाँ पे चार्ट भी बनाया था, कहता अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वो गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है। फर्स्ट ऑडिटर कैसे होंगे गवर्नमेंट कंपनी में? 180 डेज में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगा, ठीक है जी। जो फर्स्ट ऑडिटर है अपॉइंटमेंट इन द 60 डेज, सॉरी यहाँ पे 60 डेज होगा, ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने गलती से 180 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 60 होगा। 60 डेज में फर्स्ट ऑडिटर जो है वो 60 डेज में अपॉइंट होगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल फेल होता है तो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर वो भी फेल होता है तो फर्स्ट एजीएम में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट का जो फर्स्ट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, ठीक है जी। तो अगर फेलियर होता है तो उसका अगर अपॉइंटमेंट फेलियर होता है तो वो तब तक होल्ड करके रखेगा ये पोजीशन जब तक बोर्ड मीटिंग कंक्लूड नहीं हो जाती। सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होते हैं गवर्नमेंट कंपनी में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगा 180 डेज फ्रॉम द एजीएम, जो भी एजीएम होगी 180 डेज के अंदर अंदर उसको अपॉइंट कर देगा। नॉन गवर्नमेंट के केस में सब्सिक्वेंट जो होंगे ऑडिटर वो मेंबर अपॉइंट करेंगे, ठीक है जी, एजीएम में अपॉइंट करेंगे और 6th एजीएम तक के उसकी होल्डिंग होगी। तो यहाँ पे हमने डेज की भी बात करनी थी,
तो नंबर ऑफ डेज कैसे कैसे कैलकुलेट करने हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी। तो कहता है जिस दिन से नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी जिस भी डेट से रजिस्टर हुई उसके 30 डेज के विद इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हुए तो विद इन 90 डेज ईजीएम होगी। ईजीएम के बाद अगर ईजीएम में भी ना हुआ तो मेंबर्स करेंगे इन फर्स्ट ईजीएम। तो ये फर्स्ट ऑडिटर की बात है। अगर हम गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की बात करें, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर जो है वो फर्स्ट ऑडिटर जो है वो 60 डेज में जो है 60 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में 60 डेज होगा। उसके बाद अगर बाय कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा, अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल फेल होता है तो 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं करेंगे तो नेक्स्ट 60 डेज में एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। तो 60-30-60 जो है गवर्नमेंट कंपनी का एक राइम याद कर लेना आप इसको। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होते हैं उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, वो कहता है कि रिटन कंसेंट होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन देनी चाहिए ऑडिटर को कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और 15 डेज में आरओसी को भी नोटिस पहुंचा देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट जो ऑडिटर होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट होने से 180 डेज में उसको अपॉइंट कर देना चाहिए। अब की कैजुअल वैकेंसी का पॉइंट आता है। कैजुअल वैकेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कंपनी, इन केस ऑफ द कंपनी अदर देन द कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू द ऑडिट, ठीक है, जिनके ऑडिट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने नहीं करने, तो यानी कि नॉट ऑडिटेड बाय कैग, तो वो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में ऑडिटर के 30 डेज में उसको दोबारा से अपॉइंट करेगा। अगर ऑडिटर की जो कैजुअल वैकेंसी हुई है वो रेजिग्नेशन के कारण हुई है तो बोर्ड जो है वो रिकमेंड करेंगे और जनरल मीटिंग में 3 मंथ्स में अप्रूव हो जाना चाहिए उसका, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ये भी पॉइंट है। उसके बाद जहाँ पे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अपॉइंट कर रहे हैं तो ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 30 डेज में फटाफट से कैजुअल वैकेंसी फाइल कर देगा, और अगर फेलियर होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन नेक्स्ट 30 डेज में उसको अपॉइंट करेंगे। तो कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन जो है, अगर वो रेजिग्नेशन देता है तो 140 सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 में ऑडिटर को जो रिजाइन करा है उसके 30 डेज के विद इन एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे जिसका फॉर्म ADT 3 है प्लस रूल 8 के अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रार और कंपनी को नोटिस देना होगा, ठीक है जी। तो पेनल्टी जो है, अगर ये ऐसा ऑडिटर नहीं करता तो उसकी पेनल्टी 50,000 या उसका जो भी रेम्युनरेशन होगा विच एवर इज लेस, या फिर 500 पर डे अप टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक। तो ये आपको, मेरे को ये जो लेक्चर है रिवीजन लेक्चर, आप मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ये फटाफट से रिवाइज हो जाए। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो क्या है, कहता कि रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड, वो रीअपॉइंट हो सकता है अगर वो डिस्क्वालीफाई ना हुआ, उसने अपनी रिटर्न कंसेंट दे दी हुई है, अपनी अनविलिंगनेस ना शो करी हुई, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए कि जो लोग दूसरे लोग हैं कि ये पर्टिकुलर ये ऑडिटर नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो वहां जहां पे सेकंड वेयर एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड एक्जिस्टिंग ऑडिटर, जहां पे नो अपॉइंटमेंट है मतलब कोई नया अपॉइंटेड हुआ ही नहीं है तो आपको क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात करते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 139(2). रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात करेंगे, क्लास ऑफ द कंपनीज में लिस्टेड कंपनीज भी इंक्लूड होती हैं एक्सक्लूडिंग 1% कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर किन के लिए एप्लीकेबल है, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल्स टू और मोर देन 50 करोड़ है, जितनी भी कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है बट हैविंग पब्लिक बोरिंग्स 50 करोड़ से, मतलब ये दो थ्रेशोल्ड लिमिट पूरी नहीं होती, बट अगर ये वाली 50 करोड़ से ऊपर लोन एंड बोरिंग होगी तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑन अनलिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, जिसकी भी पेड अप शेयर कैपिटल, ये ऊपर वाले पॉइंट दोबारा से रिपीट करे हुए हैं। उसके बाद जो एग्जांपल हम दे रहे हैं सेक्शन 139 की, नो लिस्टेड कंपनी और द कंपनीज बिलोंगिंग टू सच क्लास ऑफ द कंपनी मेंशन्ड इन द रीअपॉइंटमेंट। कहता कोई भी लिस्टेड कंपनी या कोई भी कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास ऑफ द कंपनी जो मेंशन करी हुई है शेल अपॉइंट और रीअपॉइंट इंडिविजुअल को और ऑडिटर को फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर और द ऑडिट फर्म और द 2 कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स, यानी कि उसका कूलिंग पीरियड, लॉक इन पीरियड कितना है, या कूलिंग पीरियड जो है, लॉक इन पीरियड कहना गलत होगा, कूलिंग पीरियड जो है उसका टेन्योर कितना है। कहता कि अगर आपने अपनी टेन्योर कंप्लीट कर लिया तो एक टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ये कंप्लीट कर लिए और ऑडिट फर्म ने 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर कर लिए, तो इंडिविजुअल ऑडिटर ने अपनी अगर टर्म कर लिए तो ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा और ये फर्म के लिए भी 5 ईयर्स की ही कूलिंग पीरियड है। उसके बाद हम बात करते हैं द फॉलोइंग पॉइंट्स आर
कंसिडर्ड इन द मेरिट। ठीक है जी, तो जो कॉमन पार्टनर अगर होगा, डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट, अगर कोई भी ऑडिट फर्म है तो उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में अगर कोई भी कॉमन पार्टनर होगा तो फर्म एलिजिबल होगी ही नहीं। ठीक है जी, हुज टेन्योर हैज बीन एक्सपायर्ड, उसकी टेन्योर एक्सपायर हो चुकी है तो वो उसमें नहीं होगा। एवरी कंपनी ऑन एग्जिस्टिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन, कहता है कोई भी कंपनी है इस एक्ट से कमेंस होने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, शेल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट विद इन अ पीरियड विच शैल नॉट बी लेटर देन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो भी अमेंडमेंट के बाद, जो भी आपके पास कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के शुरू होने से जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें जितनी भी प्रोविजन है उसको कंप्लाई करेगा, यानी कि 1 साल का टाइम मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं, इट हैज ऑल्सो बी प्रोवाइडेड दैट द राइट ऑफ द कंपनी टू रिमूव द ऑडिटर एंड द राइट ऑफ द ऑडिटर टू रिजाइन, मतलब राइट ऑफ कंपनी जो है उसको रिमूवल का है और ऑडिटर का है रेजिग्नेशन देने का, ये राइट दोनों के पास ही रहेंगे। इन द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय ऑडिटिंग पार्टनर हिज टीम शैल बी रोटेटेड एज इंटरवल एज द मेंबर, द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कि मेंबर ऑफ द कंपनी रिजॉल्व कर सकते हैं, मेंबर जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, मेंबर्स कैन रिजॉल्व द ऑडिट टू बी द ऑडिट फर्म, कि कौन सी ऑडिट फर्म अपॉइंट होगी, ठीक है जी, और कौन सा ऑडिटिंग पार्टनर जो है वो अपॉइंट करेगा। हिज टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल, तो इंटरवल भी वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, इंटरवल्स जहां पे उसको होना। द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड मोर देन वन ऑडिटर, ठीक है जी, द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, ठीक है जी, जो एक से ज्यादा ऑडिटर भी कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द एक्सपायरेशन ऑफ देयर टर्म्स। वो क्या कहना चाह रहा है कि रोटेशन कैसे होगी उनके टर्म के एक्सपायर होने, तो इसका रूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंड करेगी इंडिविजुअल ऑडिटर का नाम या फिर फर्म का नाम जो रिप्लेस करने के लिए लायक होगा। जहां पे कंपनी को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने हैं तो बोर्ड जो है, बोर्ड शैल कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, मतलब बोर्ड रिकमेंडेड उसकी रिकमेंडेशन को देखेगा, और दूसरे केस में बोर्ड जो है इटसेल्फ consider the matter of rotation of the auditor, make it recommendation for the appointment of the next auditor। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड खुद ही उसके नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडरेशन करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, तो अगर पर्पज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना है, इन द केस ऑफ ऑडिटर द पीरियड फॉर विच इंडिविजुअल और द ऑडिटर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द शैल टेकन इनटू, यानी कि अगर आपकी कंपनी इस एक्ट से पहले 2 साल पहले भी अगर, यानी कि 3 साल पहले भी अगर आपने क्या किया हुआ था कि अगर ऑडिटर को अपॉइंट किया था तो उसका जो 5 ईयर का कंसेक्यूटिव और 10 ईयर का कंसेक्यूटिव ईयर है वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी इस कमेंसमेंट से पहले 2 साल पहले अगर आपकी फर्म में ऑडिटर था तो 2 + 5 उसको 7 साल का टेन्योर मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल नीचे दे रखी होगी। इनकमिंग पार्टनर ऑडिटर शैल नॉट बी एलिजिबल इफ सच ऑडिटर फर्म इज एसोसिएटेड विद आउटगोइंग, तो अगर कोई भी आउटगोइंग पार्टनर के साथ एसोसिएशन होगी, आउटगोइंग पार्टनर के साथ कोई भी एसोसिएशन होगी तो ये फर्म एलिजिबल नहीं होगी। एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, एसोसिएशन किसी भी आउटगोइंग पार्टनर के साथ नहीं होनी चाहिए। तो चलें नेक्स्ट, इफ द पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ द ऑडिट फर्म, अगर कोई भी पार्टनर है वो ऑडिट फर्म के चार्ज में है, ऑल्सो सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिटायर फ्रॉम द सैड फर्म, जॉइन द चार्टर्ड अकाउंटेंट, सच फर्म शैल बी एलिजिबल। तो कहता कि अगर कोई भी ऑडिटर इन चार्ज था, ऑडिटर इन चार्ज अगर कोई भी था तो उसका अगर वो सर्टिफाई करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और वो रिटायर होता है किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को ज्वाइन करता है तो वो चार्टर्ड अकाउंट सीए की फर्म भी इनएलिजिबल हो जाएगी, वो भी फर्म इनएलिजिबल हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल फर्म है और जो ये इंडिविजुअल के केस में रोटेशन ऑफ ऑडिटर कैसे एक्सप्लेन करा गया। कहता है ये 3 साल का टाइम पीरियड दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेन्योर कितना है 5 ईयर्स का। तो इसकी एग्जांपल को आप रीड करेंगे, आपको ये बहुत सिंपल लगेगी, फटाफट से कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेरे को डाल देना। ये ऑडिट फर्म के लिए है, वो इंडिविजुअल पार्टनर के लिए था, ऑडिट फर्म के लिए है, ठीक है जी, ऑडिट फर्म के लिए है। उसके बाद हम बात करते हैं जी, इसके बाद हमने बात करनी है प्रोविजन एंड प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑडिट कमेटी, ठीक है जी। तो प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑडिट कमेटी में हम क्या देखेंगे, कहता है ऑडिट कमेटी किसको बनाने की जरूरत है, जहां पे कंपनी अंडर सेक्शन 177, तो 1 सेक्शन 77 भी इसके इसी चैप्टर के बीच में इंक्लूड होगा। कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल हो 10 करोड़ से ज्यादा या 10 करोड़, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये वर्ड ध्यान से रखने हैं बिकॉज ये एमसीक्यूज में आएंगे, एमसीक्यूज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद जो टर्नओवर है, आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग जो लोन है वो 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये क्लास ऑफ द कंपनीज को आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, और लिस्टेड कंपनी को तो जरूरी ही है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है
बाकी इन कंपनीज को जो ये कंडीशन फुलफिल करती है तो उनके लिए ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं मैनर एंड सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है जी। रूल 3 इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो कहता है कि ऑडिट कमेटी जो है अंडर सेक्शन 177 अगर तो ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट और या ऑडिट फर्म को रिकमेंड करेगी। उसके बाद ये हम नोट करेंगे कि ऑडिट कमेटी या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट जो प्रोफेशनल मैटर्स हैं या कंडक्ट जो है उसके रिलेटेड वो हमें जो प्रोसीड जो है वो हम वेरीफाई करेंगे, यानी कि ऑडिट कमेटी यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो वेरीफाई करेंगे। तो ऑडिट कमेटी इन्फॉर्मेशन जैसी भी चाहिए ऑडिटर से मंगवा सकती है। तो सब्जेक्ट टू द रूल 1 जब कंपनी को ऑडिट कमेटी जो बनाने की जरूरत है तो कमेटी को क्या करेगी, रिकमेंड करेगी नेम ऑफ द इंडिविजुअल फर्म और ऑडिटर टू फॉर द कंसिडरेशन इन अदर केस, एंड इन अदर केस बोर्ड जो कंसिडर करेगी एंड रिकमेंड करेगी इंडिविजुअल को, यानी कि रिकमेंडेशन करेगी। किसका काम है? रिकमेंडेशन का काम ऑडिट कमेटी का। अगर ऑडिट कमेटी नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में जो रिकमेंडेशन होती है वहां पे अपॉइंटमेंट होती है। अगर बोर्ड डिसएग्री होता है तो रिकमेंडेशन को तो वो दोबारा से रिकमेंडेशन करने के लिए ऑडिट कमेटी को देती है और साथ में रीजन बताती है कि डिसएग्रीमेंट क्यों है। ऑडिट कमेटी उस रीजन को करके रीजन को कंसिडर करके रिकंसिडर करती है रिकमेंडेशन को। तो बोर्ड रिकॉर्ड करेगा डिसएग्रीमेंट को विद कमेटी और अपनी रिकमेंडेशन को सेंड कर देगा अगर फिर भी ना पॉसिबल हो सका। उसके बाद ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन, यानी कि 6th AGM तक उसका जो टेन्योर रहेगा, 6th मतलब अपॉइंटमेंट से 6th AGM तक वो उसका अपॉइंटमेंट रहेगा, यानी कि टेन्योर रहेगा। उसके बाद ऑडिटर की रेम्यूनरेशन क्या आएगी? ऑडिटर की रेम्यूनरेशन है सेक्शन 142 के अंडर। सेक्शन 142 के अंडर वो क्या कहता है? ऑडिटर की रेम्यूनरेशन जो है वो जनरल मीटिंग में डिसाइड करी जाएगी। रेम्यूनरेशन जो जनरल मीटिंग में डिसाइड करी जाएगी। और उसके बाद फर्दर जो रेम्यूनरेशन है इन एडिशन टू द फीस पेबल टू द ऑडिटर इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस इफ एनी एंकर्ड in connection to or with the audit of the company facility extend him but does not include any remuneration। कहता जो remuneration है उसमें additional fees बीच ही में include है, expenses भी जो auditor एंकर करेगा जो भी को और भी कोई भी एक्सटेंडेड फैसिलिटीज टू हिम है, बट ये रेम्यूनरेशन जो है वो इंक्लूड डज नॉट इंक्लूड एनी रेम्यूनरेशन पे टू हिम द अदर सर्विसेज। दूसरी सर्विसेज के लिए वो रेम्यूनरेशन इंक्लूड नहीं करेगी। तो इसमें क्लैरिफाई है रेम्यूनरेशन शैल आल्सो इंक्लूड द फैसिलिटी प्रोवाइड टू हिम, तो उसी रेम्यूनरेशन के बीच में आता है। अब आती है रिमूवल। रिमूवल सेक्शन 140 के बीच में आता है। 139 के बाद 140 जो सेक्शन है उसमें कहता है कि रिमूवल क्या है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द टर्म, तो टेन्योर से पहले अगर रिमूव करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा प्लस प्रीवियल अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लेनी होगी और उसको एक फॉर्म 82 में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस जो प्रिस्क्राइब फीस होगी वो। तो एप्लीकेशन जो भी मेड करेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे वो 30 डेज के अंदर अंदर उसके बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और जैसे ही कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले लेगी। ठीक है जी। तो उसके बाद मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको हटा देंगे। उसके बाद बात आती है इट इज क्लैरिफाइड दैट इन द केस ऑफ द फर्म द लायबिलिटी शैल बी ऑफ द फर्म एंड दैट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर इन द केस एक्टेड फ्रॉडुलेंट मैनर अबैटेड और कलेक्टेड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इंडिविजुअल पार्टनर की होती है, मतलब जितने भी पार्टनर है उसमें सबकी होती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। सेक्शन 140 में जो प्रोसीजर ले डाउन करा हुआ है कहता कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा अगर किसी को तो स्पेशल नोटिस जो है वो देना होता है रिकॉर्ड एट EGM जो है अपॉइंटिंग द मतलब स्पेशल नोटिस जो है वो देना होता है। उसके बाद एक्सप्रेसली दैट रिटायरिंग ऑडिटर दोबारा से रिअपॉइंट नहीं होगा, स्पेसिफिकली एक्सप्रेस करा होना चाहिए। ठीक है जी। वेयर एक्सेप्टिंग रिटायरिंग ऑडिटर हैज बीन कंप्लीटेड एग्जीक्यूटिव कंसेक्यूटिव 2 years और एज द केस में भी 10 year प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ। तो कहता 2 जो मतलब अगर रिटायरिंग ऑडिटर जो अपना 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 years जो कंप्लीट कर चुका है तो उसके अलावा उसको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद ऑन रिसीप्ट ऑफ सच रेजोल्यूशन कंपनी शैल फॉरवर्ड सेंड अ कॉपी टू द रिटायरिंग ऑडिटर। तो ये कहता है कि नोटिस की कॉपी जो है नोटिस की कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें वेयर नोटिस इज गिवन, जहां पे नोटिस इज गिवन ऑफ सच ए रेजोल्यूशन एंड द रिटायरिंग ऑडिटर मेक रिस्पेक्ट देयर टू रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, तो उसके पास रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग देनी अगर देता है, अगर रिटायरिंग ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग अगर वो देता है तो
रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग देता है, नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ, उसकी रीजनेबल लेंथ होनी चाहिए, रिक्वेस्टेड टू नोटिफाई द मेंबर टू द कंपनी कि अनलेस रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड बाय टू लेट और इट टू डू सो, कोई भी नोटिस है रेजोल्यूशन का मेंबर्स को दिया जाता है और रिप्रेजेंटेशन का जो फैक्ट है उसमें लिखा जाता है, यानी कि जो भी अगर रिप्रेजेंटेशन देगा ऑडिटर, अपनी सफाई देगा, उसको मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। सेंड अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द एवरी मेंबर, हर एक मेंबर को रिप्रेजेंटेशन जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है जी। कंपनी टू होम द नोटिस मीटिंग इज सेंड, जिनको नोटिस ऑफ मीटिंग सेंड करा है, नोटिस ऑफ जो मीटिंग सेंड करा है उसी के बीच में उन्हीं पर्सन को, सेम पर्सन को रिप्रेजेंटेशन भी है जो रिटायरिंग ऑडिटर का वो देना चाहिए। स्टूडेंट नोट करें, इफ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंड, अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अगर कॉपी ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो तो रजिस्ट्रार को जो कॉपी ऑफ नोटिस जो है वो देना, रजिस्ट्रार को कॉपी ऑफ देना चाहिए, कॉपी ऑफ नोटिस देना चाहिए। Curtailing right of the auditor regarding the circulation of copyright in the case of other than retiring auditor under section 140/2013. If tribunal is satisfied on the application either of the company or any of the aggrieved person, the right confirmed under 144, the companies are being abused by the auditor, then the copy of representation may not be sent. The representation need not to be read out at a meeting. वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई होता है कि जो ये जो या तो जो एप्लीकेशन है इधर ऑन द कंपनी और एनी अदर एग्रीड पर्सन जो अपने राइट का, जो ऑडिटर है जो अपने राइट का गलत प्रयोग कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो जो कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना तो वो भेजी जा सकती है ना तो वो मीटिंग के बीच में रीड की जा सकती है। सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट्स, तो सीलिंग जो है नंबर ऑफ ऑडिट्स के ऊपर कितनी लगाई जा सकती है, तो कंपनी एक सर्टिफिकेट लेगी ऑडिटर से ताकि उसको पता चल चुके अपॉइंटमेंट के टाइम पे, ताकि उसको पता चल जाए कि उसने जितने नंबर ऑफ कंपनी ऑडिट होल्ड कर रखे हैं वो बेसिक लिमिट से ज्यादा तो नहीं है। बेसिकली लिमिट कितनी है, यहाँ पे 20 कंपनीज की हैं और उसमें कौन सी कंपनी इंक्लूड नहीं होंगी, 1% कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 100 करोड़ से कम हो, वो शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, तो मतलब अगर 20 से ज्यादा अगर हो जाए तो दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती ऑडिटर की। इन द केस ऑफ द फर्म ऑफ द ऑडिटर, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, वेयर दैट अ पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और वेयर इज अ पार्टनर होल्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, इफ सच पर्सन इज एट डेट ऑन द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग द ऑडिटर मोर देन 20 कंपनीज। ठीक है जी, तो 20 कंपनी से ज्यादा नहीं। तो फर्म की अगर बात करें तो इंडिविजुअल पार्टनर के लिए, सिंगल पार्टनर के लिए 20 की लिमिट मानी जाएगी। तो अगर 3 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं, अगर 3 पार्टनर हैं तो 20 पर हिसाब से 60 ऑडिट हो सकती है। समटाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ पार्टनर इन अ नंबर ऑफ ऑडिटिंग फर्म्स। In such case, all the firms in which he is a partner promoter will be together entitled to the 20. वो total 20 मानी जाएंगी subject to the overall ceiling limit of the company audit. How they allocate 20 audits between themselves and their affairs. तो मतलब उसकी सीलिंग लिमिट के सब्जेक्ट को वो देखा जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो काउंसिल की जनरल गाइडलाइन है, इसको फटाफट से आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, कहता है इन केस ऑफ द फर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट शैल बी कंस्टिट्यूट एज द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट फॉर एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म। तो वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म इन प्रैक्टिस है तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट भी होगा, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट फॉर एवरी पार्टनर, मतलब हर एक पार्टनर के लिए अलग देखा जाएगा। इसको भी नोट करने वाली बात है कि जब एक पार्टनर यानी कि जहां पे कोई भी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म का एक प्रैक्टिस में ऑल्सो पार्टनर इन द अदर फर्म्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, द नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट विच में बी टेकन फॉर द ऑल फर्म टुगेदर इन शैल नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। तो स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक होगी ये बात। इन कंप्यूटिंग द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट द नंबर ऑफ सच, मतलब अगर काउंट करते हैं तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट की अगर काउंटिंग करें तो द नंबर ऑफ सच असाइनमेंट विच ही और एनी पार्टनर ऑफ द फर्म हैज एक्सेप्टेड सिंगली और कंबाइंड विद एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि जब नंबर ऑफ असाइनमेंट जो भी है किसी ऑडिटर ने या उसके पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है, चाहे वो सिंगली है चाहे वो कंबाइनली है, उसको एक माना जाएगा। ठीक है जी, उसको भी अकाउंट में टिक किया जाएगा, मतलब एक कंपनी को एक माना जाएगा। द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी इसमें क्या कहना चाह रहा है, एक एंटिटी है उसके जो 2 पार्टनर्स हैं वो साइनिंग पार्टनर्स हैं, तो उसके लिए भी उसको माना जाएगा, सिंगल के लिए ये भी और ये भी एक काउंट किया जाएगा। तो यानी कि 40 चाहिए, अब -2 कर देंगे तो 38 और कंपनीज को ऑडिट असाइन कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फुल टाइम शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो फुल टाइम अगर एम्प्लॉयमेंट है कहीं और तो वो ऑडिट नहीं कर सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैज विद द फर्म द चार्टर्ड अकाउंटेंट रिमेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट, उसको रिकॉर्ड ऑफ असाइनमेंट्स रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड ऑफ असाइनमेंट उसको रखना पड़ेगा और
सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट्स के एक्सीड नहीं करता, और बाय द फर्म द चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाय द एनी फॉर द फर्म इंडिविजुअल नेम ऑफ द पार्टनर एज पॉसिबल एज प्रिस्क्राइब। ठीक है जी। तो सीलिंग नंबर ऑफ द स्पेसिफाइड सीलिंग नंबर ऑफ द टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एज एन इंडिविजुअल एट द फर्म कैन बी एक्सेप्ट 60। तो ये टैक्स ऑडिट की बात कर रहा है, ये टैक्स ऑडिट की बात कर रहा है। जो टैक्स ऑडिट है वो मैक्सिमम 60 है। ठीक है जी। ICA हैज नोटिफाइड द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी डीम्ड टू द गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल इफ ही एक्सेप्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर मोर देन स्पेसिफाइड नंबर 44 EB। तो प्रोफेशनल कंडक्ट के अगेंस्ट भी ये उसका मिसकंडक्ट माना जाएगा। उसके बाद पावर्स एंड राइट ऑफ ड्यूटीज। तो कहता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पास एक्सेस करने का राइट उसके पास रहेगा। ठीक है जी। और वो जो बुक्स होंगी वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही होंगी या किसी और प्लेस पे भी हो सकती हैं, पर बस ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करी जाएगी तो वो ऑडिटर जो है उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है जी। द फ्रेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स or voucher includes books having being here or being bearing to the accounts, whether the financial books, statutory or statistical book, memoranda book, example inventory book, costing records, like other may be inspected or audited. Similarly, the voucher includes any of the corresponding which may be served to the voucher or accuracy of the account. Thus, right to access is not restricted to the books of account alone. It is for the auditor to determine the record. Document is necessary for the purpose of audit. तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ऑडिट के लिए क्या क्या नेसेसरी, यहाँ पे लिखा हुआ है। द राइट ऑफ एक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट द रिकॉर्ड मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द केस ऑफ द कंपनी विद द ब्रांचेस। द राइट ऑल्सो एक्सटेंड टू द ब्रांच रिकॉर्ड्स। तो सिर्फ कंपनी का नहीं, तो ब्रांच के बीच में भी जो बुक्स हैं उसको भी ये ले सकते हैं। ठीक है जी। राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर। जितने भी कंपनी के ऑफिसर हैं वहां से उनके पास इन्फॉर्मेशन लेने का या एक्सप्लेनेशन लेने का उसके पास ऑडिटर के पास राइट है। तो वाइड और इंपॉर्टेंट पावर है ये ऑडिटर के पास। एब्सेंस ऑफ सच पावर, ऑडिटर अगर ये पावर ना होती तो वो ना डिटेल्स ऑफ अमाउंट कलेक्टेड बाय द डायरेक्टर ये नहीं ले सकता था, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं ले सकता था फ्रॉम एनी अदर कंपनी फर्म पर्सन एज वेल एज द बेनिफिट ऑफ द काइंड डिलीवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच मे बी नॉट बी नोन एज द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी। तो राइट टू रिसीव नोटिस टू अटेंड द जनरल मीटिंग। The auditor of the company are entitled to attend any general meeting of the company. The right is not restricted to all which the accounts are audited by them are to be discussed. Also to receive all the notices and other communication related to the general meeting which members are entitled to receive and to hear at the general meeting in the any part of the business meeting which concern the auditor. वो क्या कहना चाह रहा है? राइट टू रिसीव नोटिस टू अटेंड जनरल मीटिंग। तो ऑडिटर के पास भी राइट रहता है कि जनरल मीटिंग को अटेंड कर सके। ठीक है। तो उसके पास राइट रहता है, तो उसके भी नोटिस उसको आने चाहिए। ठीक है जी। या और भी कम्युनिकेशन जो है जो मेंबर्स को मिलते हैं वो भी इसके पास मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन मिलता है कि क्या ये जो राइट है इसमें वोटिंग पावर भी मिलता है? तो नहीं, तो ये शेयर होल्डर नहीं है इसलिए वोटिंग पावर नहीं होगा। 146 ऑफ द सेक्शन 146 ऑफ द कंपनीज डिस्कस राइट वे एज वेल एज ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, राइट एज वेल एज ड्यूटी। तो सेक्शन 146 में राइट्स एंड ड्यूटी बताइए। ऑल नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एंड जनरल मीटिंग शैल बी फॉरवर्डेड टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ऑडिटर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है जी। जितनी भी कम्युनिकेशन द ऑडिटर शैल ऑल अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड बाय द कंपनी अटेंड टू हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु शैल बी क्वालिफाइड टू द ऑडिटर एनी जनरल मीटिंग शैल हैव हर्ड राइट ऑफ द मीटिंग ऑफ द विच पार्ट द कंसर्न विद द ऑडिटर। कहते हैं जितने भी जो नोटिस अदर कम्युनिकेशन है रिलेटेड टू द जनरल मीटिंग वो ऑडिटर को भी फॉरवर्ड की जाएगी। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शैल अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड बाय द कंपनी अटेंड हिमसेल्फ, मतलब अगर एग्जाम्प्ट करती है तो वो खुद भी अटेंड कर सकता है या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकता है जो कि ऑडिटर क्वालिफाई करता है। ठीक है जी। एनी जनरल मीटिंग शैल हैव राइट टू बी हर्ड ऑन सच मीटिंग। तो यानी कि कोई भी जनरल मीटिंग है उसके पास राइट टू हर्ड भी है एट द मीटिंग और एनी अदर पार्ट, मतलब अगर कोई भी ऑडिटर के कंसर्न मैटर है, कोई भी मैटर कंसर्न विद ऑडिटर है तो उसके लिए वो क्या है ये वहां पे राइट टू हर्ट भी ये रखता है। द राइट ऑफ द ऑडिटर टू रिसीव नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू द जनरल मीटिंग टू बी हर्ड एट द मीटिंग रिलेटिंग टू द मैटर ऑफ द कंसर्न, हाउएवर इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू अटेंड द सेम एंड थ्रू द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड। तो ये राइट भी उसी का बनता है। ठीक है जी। राइट टू रिपोर्ट द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट एग्जामिन बाय हिम। तो जो रिपोर्ट है उसने बनाई है वो किसको बताएगा? कहता है राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स। रिपोर्ट जो है वो मेंबर्स को वो देगा जो भी अकाउंट्स उसने ऑडिट किए। ठीक है जी। तो उसके बाद आता है राइट टू लीन। राइट टू लीन का मतलब है इन द टर्म जनरल प्रिंसिपल, जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर
लियन लगा दे, यानी कि अपने पास जब्त कर ले। वो कब कर सकता है? जब उसकी ऑडिट करते करते उसकी जो प्रोफेशनल फीस है वो अगर नहीं पे करता या फिर वर्क डन के लिए जो काम करे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स हैज एक्सप्रेस सिमिलर व्यू ऑन फॉलोइंग कंडीशन। कहता है डॉक्यूमेंट्स रिटेन होने चाहिए क्लाइंट्स के लिए जिसके पास मनी ओ करिए, तो डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव कम इनटू पोजीशन ऑन द अथॉरिटी। डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं? जो पोजीशन में है ऑडिटर के पास, ऑन द अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की मर्जी से आने चाहिए। दे मस्ट नॉट हैव बीन रिसीव्ड थ्रू द इरेगुलर और इलीगल मीन्स, मतलब चोरी चिकारी से नहीं आने चाहिए। ऑडिटर जो है वो रिटेन रख सकता है डॉक्यूमेंट ओनली इफ द वर्क हैज डन ऑन द, मतलब अगर उसके ऊपर काम करा गया, जो भी उसने काम साइन किया था, सच डॉक्यूमेंट कैन बी रिटेन्ड विच आर कनेक्टेड विद द वर्क ऑन द फीस हैज नॉट बीन पेड, तो काम करा उसके ऊपर फीस नहीं दी। सेक्शन 128 जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है जी, हमें पता है कि 128 में जो बुक्स हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है। दिस प्रोविजन ऑर्डिनरली मेक इट इम्प्रैक्टिकल फॉर द ऑडिटर टू हैव पोजीशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द कंपनी प्रोवाइड्स अ रीजनेबल फैसिलिटी टू ऑडिटर फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द डायरेक्टर एंड अदर ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट अदर केस, मतलब ये उसको एक रीजनेबल फैसिलिटी मिलेगी ऑडिटर को कि उसको इंस्पेक्ट कर सके बुक्स को। एंड टेकिंग एन ओवरऑल मैटर इट सीम्स दैट थ्रू द लीगली ऑडिटर में एक्सरसाइज लियन ऑन द केस ऑफ द कंपनी इट इज द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल और लीगल प्रैक्टिसेस कंस्ट्रक्टेड, तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा केस है। हिज वर्किंग पेपर्स बीइंग हिज ओन प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर लियन का क्वेश्चन मार्क नहीं, तो उसके वर्किंग पेपर को डिमांड ही नहीं कर सकता उसका क्लाइंट क्योंकि वो उसके खुद के वर्किंग होती है। तो एज पर एस 230, ये 230 एसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेस की रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQCs भी इसमें ये बताया गया है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड अदर लॉ एंड रेगुलेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसकी प्रॉपर्टी है? इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। तो ये प्रॉपर्टी है ऑडिटर की, तो इसलिए ये ऑडिटर के पास ही रहेंगे, तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्लाइंट से परमिशन लेनी पड़ेगी उसको अगर एक्वायर करना। तो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर क्या है? सेक्शन 143 जो है स्पेसिफाई करती है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन अ क्वाइट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ठीक है जी। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायरी ऑन द सर्टेन मैटर्स वेयर एज लोन एंड एडवांसेज मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी हैज बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड। क्या ड्यूटी मतलब ये इंक्वायर कर सकता है क्या उसने जो लोन एंड एडवांसेज दिए प्रॉपर सिक्योर वे में करे हैं कि नहीं करे। whether the transaction of the companies which represent merely by the bookish entry, क्या वो जो उसने ट्रांजेक्शन करी है क्या वो merely बुकिश एंट्री है या प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी भी है। वे द कंपनी आर नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, जहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो बैंकिंग कंपनी भी नहीं है। सो मच ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ शेयर डिवेंचर और अदर सिक्योरिटीज हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस, तो जो शेयर्स हैं वो प्राइस जो है जहाँ से उसने खरीदे थे उससे भी कम पे बेचे हैं कि नहीं। उसके बाद बात आती है वेदर लोन एंड एडवांसेज जो है कंपनी ने वो अपने एज एन डिपॉजिट तो नहीं शो करे हुए, चाहे वो पर्सनल एक्सपेंसेस है चार्ट टू रेवेन्यू अकाउंट तो नहीं शो करे हुए। वेयर इट इज स्टेटेड दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एनी शेयर हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैश, वो जो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के शेयर जो है वो अलॉटेड कैश के लिए तो नहीं करेगा। अगर कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ है तो अगर नो कैश मतलब जो शेयर्स को अलॉटमेंट करे हैं उसके लिए कैश रिसीव करा है, शेयर्स के लिए जो कैश रिसीव करा है क्या उसके अगेंस्ट एक्चुअल में अलॉटमेंट हुई है कि नहीं हुई। अगर कोई भी कैश जो है एक्चुअल में रिसीव हुआ है तो जो पोजीशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी और बैलेंस शीट में उसकी करेक्ट है, मिसलीडिंग तो नहीं है, ठीक है जी। द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द मैटर स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 1 अनलेस ही सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू द रेफर देयरइन इफ ही सेटिस्फाइड द रिजल्ट ऑफ द नंबर ऑफ इंक्वायरीज ही हैज नो फर्दर ड्यूटी टू रिपोर्ट इफ सो सेटिस्फाइड एंड द कंटेंट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट विल रिमेन एक्जैक्टली सेम। द ऑडिटर विल इंक्वायर एंड अप्लाई टू द माइंड elicited by the inquiry in the decided with the reference need to be in other option in the light the auditor has to consider this duty. Therefore it can be said that the auditor should make a report to the member in cases the certain matter. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन 145 कहता है कि जो ड्यूटी है ऑडिटर की वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन भी करेगा, ठीक है जी, और सर्टिफाई भी करेगा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है जो उसके साथ लगने हैं। सेक्शन 141 टू स्टेट्स दैट द वेयर ऑफ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एज एन साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ओनली जो सीए जो हैं वो ही साइन कर सकते हैं, ओनली सीए कैन साइन on behalf of the firm or the partner भी कर सकते हैं। The qualification, observation and the comments on the financial information which have been adverse effect on the functioning of the company in the audit shall be read before the company। तो कहता है जनरल मीटिंग में वो चीजें जो वो कंटेंट जो है ऑडिट रिपोर्ट की वो रीड करनी जरूरी है जिसका वर्किंग के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है।
तो उसके बाद 143 की बात करें, ड्यूटी टू कंप्लाई द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जितने भी हम ऑडिट करते हैं वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करके ही चलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एट द रिकमेंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICA की रिकमेंडेशन के ऊपर जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है उसको करेंगे। और एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द नेफ्रा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, यानी कि इन दोनों के तहत ही काम होगा। ड्यूटी रिपोर्टेड अंडर 143(3) द ऑडिटर शैल रिपोर्ट ऑल्सो स्टेट दैट वेदर ही हैज सॉर्टेड ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो उसमें ड्यूटी जो बताएगा यहाँ पे कि क्या उसने सारे डॉक्यूमेंटेशन उसकी अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से ले लिए हैं जो नेसेसरी थे ऑडिट करने के लिए, अगर नहीं है तो जो डिटेल्स होगी वो उसके बारे में लिखेगा। अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताएगा, अपना ओपिनियन कि क्या लॉ के अकॉर्डिंगली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है। उसके बाद रिपोर्ट बताएगा कि यहाँ ब्रांच ऑफिस की जो बुक्स थी वो ऑडिटेड थी, जो किसी और पर्सन ने अगर कंपनी अदर देन द कंपनी ऑडिटर ने करा तो क्या उसके ऊपर उसको मिली थी कि नहीं मिली थी। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी जो ब्रांच ऑफिस की थी, तो ब्रांच ऑफिस की बुक्स के बारे में ये पॉइंट लिखना है। कंपनी बैलेंस शीट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या एग्रीमेंट में था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ। उसके बाद वेदर इन हिज ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, तो जो ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स थे ऑडिटर के जो उसको रीड करना चाहिए। उसको मीटिंग में ऊपर भी पॉइंट था कि उसका एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। वेदर डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 2 सेक्शन 164, कहता है डिस्क्वालीफाई। सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता, तो डिस्क्वालीफाई तो नहीं है कोई भी डायरेक्टर। तो ये भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स मार्किंग रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स और अदर मैटर्स कंसर्न देयरविद, तो कोई भी क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन या एडवर्स मार्क तो नहीं है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स में। वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो जो कंपनी के पास इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल तो नहीं है। क्या कंपनी के पास इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द प्लेस ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, मतलब क्या जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो कंपनी में अपनी जगह पे है और ऑपरेटिंग जो है इफेक्टिवनेस हो रही है। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कहता कि ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में जो रिपोर्टिंग है ये इन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनीज है। विद रेफरेंस टू द शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी जो 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है जिसके ऊपर टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड उसकी जो एग्रीगेट बोरिंग्स है वो 50 करोड़ से कम है। ठीक है जी, तो एग्जाम्पशन इनको मिलेगी। कोई प्राइवेट कंपनी नीचे 1% स्मॉल कंपनी और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे और बोरिंग 25 करोड़ से नीचे है, तो इनके ऊपर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की कोई भी ये एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जरूरत नहीं है। तो रूल 11 क्या कहती है? रूल 11 इसके बारे में बताती है अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। ये अदर मैटर्स की बात करती है एज पर द रूल 11, तो ये भी आप उसमें लिख सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, जिसमें व्यूज और कमेंट्स होंगे। वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज और इम्पैक्ट ऑफ द पेंडिंग ऑन द लिटिगेशन, जो पेंडिंग लिटिगेशन जितने भी हैं पेंडिंग लिटिगेशंस का इफेक्ट तो नहीं है उसके ऊपर। वेदर द कंपनी हैज मेड प्रोविजन और अंडर द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके लिए प्रोविजन बनाई है, और मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस के लिए उसने कोई प्रोविजन बना रखी है कि नहीं बना रखी, और लॉन्ग टर्म कंट्रैक्ट जिसमें डेरिवेटिव कंट्रैक्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी ये बात देख ली जाएगी। वेदर देयर इज अ डिले इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के जो अकाउंट में अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर करने वाली तो वो पेंडिंग तो नहीं है, उसको आप कंप्लीट करवाएंगे, ऑडिटर इसको बारे में भी स्पेसिफाई करेगा। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स, तो कहता है ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉड्स के ऊपर, तो जनरली ये इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। स्टूडेंट्स को ये भी नोट करना चाहिए, तो कारों के अंदर भी जो रिपोर्टिंग है वो भी पैरा 10 के अंदर ये भी सेम बात ही करता है। ठीक है जी, तो रिपोर्टिंग टू द रूल 140 सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज रीड विद द रूल 13, तो रूल 13 इंपॉर्टेंट है। The auditor of the company in course of the performance of his duty has reasonable to believe that मतलब उसके पास रीजन टू बिलीव है कि उसका ऑफेंस ऑफ फ्रॉड है, और फ्रॉड की जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ऊपर है, मोर देन 1 करोड़ है। ठीक है जी, फ्रॉड से जो अमाउंट इंक्लूडेड है इज बीइंग कमिटेड एंड द कंपनी इट्स ऑफिसर बाय इट्स, या तो कंपनी ने खुद ने करें या उसके ऑफिसर या एम्प्लॉयज ने करें, तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को सच एंड टाइम मैनर जैसे भी प्रिस्क्राइब होगा। ठीक है जी, वो टाइम और मैनर जो भी होगा उसको प्रिस्क्राइब करेगा। रिपोर्टिंग टू द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन स्पेसिफाइड, यानी कि अगर 1 करोड़ से नीचे तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी को, जो 1 सेक्शन 77 के अंडर बनाई गई है। डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट, द कंपनीज हुज ऑडिटर हैव रिपोर्टेड फ्रॉड अंडर सेक्शन सबसेक्शन द ऑडिट कमेटी और द बोर्ड बट नॉट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ सच फ्रॉड्स, तो बोर्ड रिपोर्ट में ये सारे फ्रॉड्स की जो रिपोर्टिंग है वो सारी करेगा।
उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 13 की ऑफ 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेफ गार्ड्स ऑफ एक्ट ऑफ द फ्रॉडिंग रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर इफ इट इज डन इन गुड फेथ। इट स्टेट दैट नो ड्यूटी टू विच ऑडिटर ऑफ द कंपनी मे बी सब्जेक्ट टू द शेल रिगार्ड हैव बीन कंट्रावेंड बाय द रीजन ऑफ रिपोर्टिंग मैटर्स इफ द डन इन गुड फेथ। अगर कोई गुड फेथ में करी है तो उसमें जो फ्रॉड के लिए रिपोर्टिंग है तो उसमें कोई भी कंट्रावेंशन नहीं मानी जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोविजन रिगार्डिंग टू द फ्रॉड रिपोर्टिंग एप्लीकेबल पोटैटिस मटंडिस टू द कॉस्ट ऑडिटर, यानी कि विद सेम इफेक्ट कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी सेक्रेटरियल ऑडिटर के ऊपर भी लगेगी। वो सेक्शन 148 और 204 के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स बनाएंगे उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। इफ एनी ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट और द कंपनी सेक्रेटरी इन द प्रैक्टिस डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 सबसेक्शन ऑफ 12 ही शैल बी पनिशेबल टू द फाइन। कहता है कि जहां पे कोई भी ऑडिटर या कॉस्ट और अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस अगर वो प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करता तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो कितने की पेनल्टी लगेगी, सेक्शन 143 के अंडर की जो सेक्शन को फुलफिल नहीं करेगा तो 1 लाख से लेके 25 लाख तक। ये पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं 1 या 2 मार्क्स के लिए। द ऑडिटर जो है क्लॉज 10 द पैराग्राफ 3 ऑफ द कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट वेयर एनी फ्रॉड, मतलब फ्रॉड के लिए जो भी रिपोर्टिंग है ऑफिसर और एम्प्लॉइज के ऊपर ये भी कारों के अंदर रिपोर्टिंग में देनी जरूरी है। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी अगर कोई नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अंदर नेफ्रा के अंदर भी अगर कोई रिपोर्टिंग है, स्पेशल और जनरल ऑर्डर जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लासेस और डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी में भी स्पेसिफाइड दैट अदर ऑडिटर रिपोर्ट शैल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट सच मैटर स्पेसिफाइड देयरइन। ठीक है जी। उसके बाद हाउएवर नोटिफिकेशन डेटेड 29 टिल द टाइम नेफ्रा इज कॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल government may hold the consultation required under the subsection with the audit committee chaired by the officer rank and the joint secretary and equivalent to the MCA committee have the representation from the ICA and industrial chamber, also special invitees to the national advisory committee on accounting। नाकास की भी बात यहाँ पे रखी गई है। कहता कि जो नोटिफिकेशन जो 29 ऑफ मार्च 2016 पे आई थी टिल द टाइम नेफ्रा थी, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ उसने क्या करा कि सबसेक्शन जो कमेटी चेयर्ड बाय एन ऑफिसर रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब उसमें जो चेयरमैन था वो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का था, और इक्वलेंट टू द एमसीएस और कमेटी हैव बीन रिप्रेजेंटेड फ्रॉम आईसीए, तो आईसीए से भी कमेटी जो बनी थी, और इंडस्ट्रियल चैम्बर आल्सो इनवाइटेड फ्रॉम द मतलब नाकास के बीच में भी आई थी। तो ये नोटिफिकेशन तब बनी थी, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जो लास्ट ऊपर बात करी थी, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द ऑडिटर रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ द ब्रांच और ब्रांच ऑडिटर आर डिस्कस सेपरेटली अंडर द चैप्टर 17 ब्रांच ऑडिट। तो ब्रांच ऑडिट की बात जो है वो अलग से भी दी गई है, तो आप ब्रांच ऑडिट को ब्रांच ऑडिट के चैप्टर में भी देख सकते हैं। ठीक है जी। ड्यूटी टू स्टेट द रीजन फॉर क्वालिफिकेशन और नेगेटिव, तो रीजंस भी आपको स्टेट करने पड़ेंगे जो भी आपने क्वालिफिकेशन दी है या नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी है। रिपोर्टिंग अंडर द कारो, तो कारो के जो पॉइंट हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कारो के पॉइंट भी आपको करने पड़ेंगे। तो कारो के ऊपर जो एग्जाम्पशन किस किस को दी गई है, पहले कहता है बैंकिंग कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, कंपनी लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 8, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट सब कंडीशन, इनको एग्जाम्पशन दी हुई है। ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि इनके अपने एक्ट्स हैं, इनकी कोई स्टैट्यूटरी लिमिट्स हैं वो फुलफिल नहीं होती। तो ये ऊपर जो दिया हुआ उसको चार्ट फॉर्म में नीचे दिया हुआ था। उसके बाद मैटर्स रिपोर्टेड इन द पैराग्राफ 3 जो है रिक्वायर्स टू ऑडिटर इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, तो ऑडिट रिपोर्ट का ही पार्ट बनेगी कारो, पार्ट हो गया कारो का। उसके बाद अगर बात करें वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, whether the company is maintaining proper records showing full particular of the quantity detail of the fixed asset, तो ये fixed asset की बात कर रहा है। These fixed asset has been physical assets verify हो सकती हैं, हुई हैं कि नहीं हुई at the reasonable interval, whether any material discrepancies, ये कारों के पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले fixed asset की बात करेगा, उसके बाद इन्वेंट्री की बात यहाँ पे होगी। फिक्स एसेट में जो 3 पॉइंट थे वो ध्यान से सुनने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ 3 के कंपनी ने फुल रिकॉर्ड बनाए हैं रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव डिटेल्स जो है उसके, और सिचुएशन ऑफ द फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट फिजिकली वेरीफाइड भी हुए हैं रीजनेबल इंटरनल पे। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है उसको रिपोर्ट करा गया कि नहीं करा गया, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील करेगी नहीं। थर्ड पार्ट जो है टाइटल डीड जो है मूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ही है। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंडक्ट करेगी रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम पे, अगर उसमें कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज है तो वो भी नोटिफाइड करनी है, तो ये भी रिपोर्ट में लिखना है, रिपोर्ट का पार्ट है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है जो लोन्स सिक्योरिटीज लोन्स के ऊपर आता है, सिक्योर्ड हों चाहे अनसिक्योर्ड हों। ठीक है जी, चाहे सिक्योर्ड हैं चाहे वो अनसिक्योर्ड हैं,
टू द कंपनीज फर्म LLP और एनी अदर पार्टीज रजिस्टर्ड मेंटेन क्या करा गया है सेक्शन 189 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर। तो रजिस्टर्स हैं जो लोन के लिए, तो टर्म्स एंड कंडीशन जो प्री जुडिशियल तो नहीं है, इसमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, ये 3 चीजें चेक करनी है। लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल तो नहीं है, कोई जो शेड्यूल का रीपेमेंट था प्रिंसिपल इंटरेस्ट का था वो स्टिपुलेटेड मतलब टाइमली पे करा गया रीपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। अगर अमाउंट ओवरड्यू है तो जितना अमाउंट ओवरड्यू है 90 डेज से ज्यादा, 90 डेज की लिमिट क्यों है, क्योंकि बैंकिंग के अकॉर्डिंगली उसको NPA में लिखा जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, तो उसकी अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल रिकवरी के लिए क्या उसने स्टेप्स लिए हैं। उसके बाद जो 4th पॉइंट आता है लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटीज, लोन्स इन्वेस्टमेंट्स गारंटीज और सिक्योरिटीज की जो प्रोविजन है सेक्शन 185 186 ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लाइड, तो क्या उसके ये कंप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे सेक्शंस की जो प्रोविजंस हैं। उसके बाद डिपॉजिट्स की बात करता है, जो कंपनी ने डिपॉजिट्स रिसीव करे हैं, तो कहता है जो कंपनी ने डिपॉजिट रिसीव करे हैं वो RBI के डायरेक्शंस के थ्रू हुए और प्रोविजन ऑफ 73 ऑफ एनी अदर प्रोविजन, मतलब सेक्शन 73 टू 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है वो उसको फॉलो करा गया कि नहीं करा गया, ठीक है जी। वेदर द उसके बाद आता है 6th पार्ट कॉस्ट रिकॉर्ड जो है, ये कॉस्ट रिकॉर्ड की बात करता है। कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर। तो ये सेक्शंस याद रखने सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है जी, उसको मेंटेन करना जरूरी है। उसके बाद 7th पॉइंट आता है कि रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज कौन कौन से होते हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज जो होते हैं वो होते हैं इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस, स्टैट्यूटरी ड्यूज एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के ऊपर। अगर कोई भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स मतलब ये सारे टैक्सेस अगर नहीं डिपॉजिट करेंगे तो अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है, देन द अमाउंट इन्वॉल्व एंड द फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग, कौन से फोरम पे जो पेंडिंग है डिस्प्यूट वो भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद कारो का 7th पॉइंट जो आता है, विद द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरिंग टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स को, गवर्नमेंट को, अगर कोई भी कंपनी ने डिफॉल्ट करा रीपेमेंट ऑफ द लोन्स या किसी भी बंदे को डिवेंचर होल्डर को तो अगर उसने डिफॉल्ट करा तो उसकी डिटेल जो है उसकी वहाँ पे कारों में रिपोर्टिंग होगी। मनी रेज बाय द आईपीओ के थ्रू अगर कोई मनी रेज करी है, वेदर द मनी रेज बाय द पब्लिक आईपीओ एंड द फर्दर पब्लिक द टर्म लोन्स अप्लाइड, मतलब उसकी जो टर्म्स की थी लोन्स अप्लाइड करने की, जो उसने लोन्स रेज करा है, मतलब यहाँ पे फंड जो इनफ्लो आ रही हैं वो कहाँ पे यूज हुई हैं, अगर कोई डिफॉल्ट है, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई तो उसको रिपोर्ट करना, ठीक है जी। कोई भी फ्रॉड, ये जो फ्रॉड की बात कर रहा है बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, फ्रॉड अगर कंपनी ने करा या कंपनी के ऊपर किसी ने फ्रॉड करा, चाहे एम्प्लॉइज ने चाहे उसके ऑफिसर ने, उसको नोटिस करा गया और उसको रिकॉर्ड करा गया कि नहीं करा गया। वेदर द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो उसको पे करी गई है प्रोवाइडेड इन द रिक्विजिट अप्रूवल, उसको जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है, ये मैंने साइड में सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपको हेडिंग बनानी है और ये पॉइंट वाइज लिखना है, इसका सीरियल ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फ्रॉड, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है अकॉर्डिंग टू द जो अप्रूवल्स है सेक्शन 197 के अंदर, और जो शेड्यूल 5 है उसका कंपनीज एक्ट 2013, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंगली दिया। वेदर द निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद द नेट ओन फंड्स इन द रेशियो ऑफ, तो निधि कंपनी ने जितने भी नेट ओन फंड्स हैं उसकी 1:20 जो मेंटेन करी है निधि कंपनी ने, ठीक है जी। उसके बाद कंपनी जो है क्या मेंटेन कर रही है, 10% अनइंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट एज द स्पेसिफाइड इन निधि रूल्स टू मीट आउट और लायबिलिटी, तो ये 10% डिपॉजिट भी मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है जी। तो ये उसके बाद 12th पॉइंट की बात करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है सेक्शन 177 और 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है जी। उसकी अगर नहीं कंप्लाई कर रही है तो उसको अपने रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद कंपनी के पास कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर ने कोई प्राइवेट प्लेसमेंट अगर कर रखी है, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है ड्यूरिंग द ईयर कोई भी इशू करें हैं, तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट, मतलब सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजंस है उसको कंप्लाई करा कि नहीं करा, अगर नॉन कंप्लायंस है तो उसको भी रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद जो 15 पॉइंट आता है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की बात करता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की बात क्या है, कोई भी डायरेक्टर्स को कुछ भी अगर आप गिफ्ट के थ्रू देते हो तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, उसको बेनिफिट्स देते हो। उसके बाद कंपनी जो है रजिस्टर्ड अंडर 45(1)(a) अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि अगर कंपनी अगर रजिस्टर करने की जरूरत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 45(1)(a) के अकॉर्डिंग, तो उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करी, अगर नहीं करी तो बताइए। तो रीजन फॉर
स्टेटेड अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर, उसकी भी रीजन देनी है। विद आंसर्स टू द एनी ऑफ द क्वेश्चन इन पैराग्राफ 3, मतलब ऑफ द ऑर्डर कारो जो है इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, तो इन द ऑडिटर रिपोर्ट द ऑडिटर शैल आल्सो स्टेट द बेसिस ऑफ अनफेवरेबल, तो उसका बेस भी बताएगा, यानी कि रीजन भी स्टेट करेगा कि ये नेगेटिव क्यों है। ठीक है जी। फर्दर वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन द स्पेसिफाइड मैटर्स, अगर कोई ओपिनियन नहीं दे सकता तो उसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि उसके फैक्ट्स क्या है, उसका रीजन क्या है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव इन द ओपिनियन ऑन द सेम। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं डिस्क्लोजर इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो ये डिस्क्लोजर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में कैसे कैसे देने हैं, ये उसके बारे में बात है। तो AS1 यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो शेड्यूल 3 के अंडर है जो उसको देनी पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट में, ये चीजें होंगी। इन द केस ऑफ द कंपनी मेंबर शुड क्वालिटी देयर ऑडिट रिपोर्ट इन द केस मेंबर, यहाँ क्वालिफाई करेंगे या क्वालिटी जो है वो मेंटेन करेंगे। तो ये है अकाउंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड ऑन द अक्रूवल बेसिस, ये जो भी पॉइंट्स है फंडामेंटल पॉइंट्स है, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption of the has not been followed and the fact has not been disclosed, the proper disclosure regarding the changes in the accounting policy has not been made। तो इन केसेस में, इन पर्टिकुलर केसेस में ये डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज देनी पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट की बात करते हैं इन द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज द जॉइंट ऑडिटर, तो अगर इज क्वाइट वाइड स्प्रेड इन द बिग कंपनीज, तो जॉइंट ऑडिटर जो है वो बिग कंपनीज के अंडर आती है। तो जॉइंट ऑडिटर बेसिकली एम्प्लॉइज दैट पूलिंग टुगेदर द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ वन और मोर ऑडिट फर्म। तो ये ऑडिट फर्म जो है एक या एक से ज्यादा ऑडिट फर्म की जो एक्सपर्टाइज है उसको ज्वाइन करके काम करते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज भी उनके यूज हो सकते हैं। ठीक है जी। ऑडिट फर्म ताकि वो जो एक्सपर्ट जॉब दे सके इन गिवन टाइम द कंप्लीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, इट इनवॉल्व द टोटल वर्क, दिस इज बाय इटसेल्फ ग्रेट एडवांटेज। तो इसकी ग्रेट एडवांटेज क्या है, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, वर्कलोड कम होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है, इंप्रूव सर्विसेज टू द क्लाइंट होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर टेकन ओवर द केस इन रिस्पेक्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, द वर्क कैन बी स्प्रेड, एक्सपर्टाइज ऑफ द लोकल फर्म इन द बेटर पोजीशन। ठीक है जी। लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, लोअर कॉस्ट और टू कैरी आउट द वर्क, अ सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन टुवर्ड द बेटर परफॉर्मेंस, तो ये सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन पे आता है। The general disadvantage may be as follows: the fees being shared, psychological problem where the firms of the different standing are associated with the joint auditor, general superiority complexes of the auditor। तो ये डिसएडवांटेज क्या है, फीस जो है वो शेयर होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि वो एक दूसरे का स्टैंड नहीं लेते हैं, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाती है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं। एरियाज ऑफ द कॉमन कंसर्न की कॉमन कंसर्न एरिया कौन सा है, अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द वर्क डन, तो ये लायबिलिटी ऑफ द वर्क डन की अनसर्टेनिटी रहती है कि ये काम कौन कंप्लीट करेगा, वो काम कौन कंप्लीट करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्टैंडर्ड जो है SA 299 दिया है, जॉइंट ऑडिटर, इसको भी आपने पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए डायरेक्शन दे रखी हैं, ये आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। इसमें हम चलते हैं उसके बाद ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस ऑफ द अकाउंट्स। तो हम ये कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 299, जिसमें बात करता है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारी जॉइंट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो जॉइंट ऑडिट है उसमें हमारा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या कहता है, तो हम देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इशू कर रखा है और उस स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंगली जिसका नाम है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये याद रखना है आपको। एसेस की रेफरेंस देनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विच लेज डाउन द प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, यानी कि इफेक्टिव, ताकि हमारा जो जॉइंट ऑडिट हो इफेक्टिव कंडक्ट हो, इसलिए उसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर की, ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अचीव होने चाहिए। द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, तो स्टैंडर्ड जो हम स्टैंडर्ड्स करेंगे उसमें SA 299 जो है वो यहीं पे कवर हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुने, तो इसमें SA 299 जो है वो अलॉन्ग विद SA 200 के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करेंगे। द स्टैंडर्ड डील्स विद द स्पेसिफिक कंसिडरेशन, कौन सी स्पेसिफिक कंसिडरेशन को यहाँ पे डील करता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट। कहता जो पार्टनर्स की एंगेजमेंट है या अदर की मेंबर्स हैं वो प्लानिंग के टाइम पे इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये प्लानिंग के टाइम की बात कर रहा है, तो प्लानिंग के टाइम पे इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसके बाद की बात करें, द जॉइंट ऑडिटर शुड जॉइंटली एस्टैब्लिश एन ओवरऑल स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। तो जॉइंट ऑडिटर जो है वो ओवरऑल स्ट्रेटजी भी सारी उसमें जितनी भी बनाएंगे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसमें डिफाइन क्या होगा, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ एन ऑडिट, ऑल्सो गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान की भी जो डेवलपमेंट है उसको भी गाइड करेंगे। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट द जॉइंट ऑडिटर शुड डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान।
तो कमेंसमेंट से पहले जो भी ऑडिट शुरू होने से पहले जॉइंट ऑडिटर डिस्कस करेंगे जॉइंट ऑडिट प्लान जो है वो एक बारी आपस में डिस्कस कर लेंगे। जो जॉइंट ऑडिट प्लान है उसकी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। इन डेवलपिंग जॉइंट ऑडिट प्लान द जॉइंट ऑडिटर शुड, जॉइंट ऑडिटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज, ऑडिट एरियाज की डिवीजन कर देगा, कॉमन ऑडिट एरिया जहां पे सब ऑडिटर ने कॉमनली काम करना है। उसके बाद असरटेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स भी जो है वो भी हमें पता चलेंगे, हमें पता चलते हैं। असरटेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, तो ये भी पता लगाना है कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है एंगेजमेंट के। ये कहाँ से पता चलेगा, मैनेजमेंट से पता चलेगा। उसके बाद कंसिडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर्स एंड द फैक्टर दैट आर सिग्निफिकेंट, आपने कम्युनिकेशन बना के रखनी है, कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन डायरेक्टिंग द टीम एफर्ट्स, एंगेजमेंट टीम एफर्ट, तो डायरेक्ट करेगा एंगेज मतलब टीम के एफर्ट को एंगेज करेगा। कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, तो जो भी हमारी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होंगी और सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म्ड अर्लियर हैं तो उनको उनके रिजल्ट भी जो है वो कंसिडर करेगा, ठीक है जी। तो रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट्स, रिजल्ट्स ऑफ प्री, यहाँ पे मैं इसीलिए ये आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज ये ना बाद में जो पॉइंट्स हैं ये याद रहेंगे, यही जो है याद रहने वाले हैं। आप इसके प्रिंट आउट्स अगर आप चाहते हैं तो मेरे से ले सकते हैं, बिकॉज ये एक तरह से आपके शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट समरी नोट्स बन जाएंगे जो कि आपको रियली में इफेक्टिवली काम आएंगे। असर्टेन द नेचर एंड द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंगेजमेंट, कहता है नेचर, टाइमिंग और रिसोर्सेज के एक्सटेंट हैं जो ऑडिट को कंपल्सरीली एंगेज करने में, अकम्प्लिश करने में जो यूज होंगे। ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड कंसिडर एंड एक्सेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट टू अदर जॉइंट ऑडिटर, कहता है कि हर एक जो जॉइंट ऑडिटर है, ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर वो कंसिडर करेगा, क्या कंसिडर करेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस कम्युनिकेशन टू द जॉइंट ऑडिटर, तो ये चीजें जो है वो कंसिडर करेगा, ठीक है जी। उसके बाद जॉइंट ऑडिटर शेड डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट द नेचर, तो जो डिस्कशन जो भी होगी और जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट में रखेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है, ठीक है जी। द जॉइंट ऑडिटर शुड ऑब्टेन द कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड द कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, तो जॉइंट ऑडिटर क्या करेंगे, मैनेजमेंट से भी और अपने ऑडिटर से भी कॉमन एंगेजमेंट लेटर लेंगे प्लस कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि मैनेजमेंट ने अपनी रिप्रेजेंटेशन क्या दी है, ठीक है जी। द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी असाइन्ड बाय द ऑल जॉइंट ऑडिटर एंड कम्युनिकेट टू द दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कहता है जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स एलोकेट होंगे और जॉइंट ऑडिटर ने हमें दिए होंगे वो दोज चार्ज विद गवर्नेंस यानी कि मैनेजमेंट की ही टीम को हम बताएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होती है, जिसमें मैनेजमेंट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि हमने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे हैं वो हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से एज पर लॉज हैं, ये सारी उसकी मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है। इट फर्दर स्टेट्स दैट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर, ईच ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क एलोकेटेड टू ईच सच जॉइंट ऑडिटर इंक्लूड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑन द अदर हैंड ऑल जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लिएबल फॉर, कहता है जहां पे तो वर्क डिवाइड हो गया, अगर वर्क डिवाइड हो गया, मान लो ये एक वर्क था, वो कहता कि ये जो वर्क है ये एक ऑडिटर नंबर 1 करेगा और ये जो है ऑडिटर नंबर 2 करेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर नंबर 1 की और ऑडिटर नंबर 2 की रिस्पेक्टिवली होगी जो काम डिवाइड होगा, बट जॉइंटली ये जितने भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, मतलब सबके ऊपर इक्वल बर्डन आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो यहाँ पे देखो द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, जो डिवाइड नहीं हुआ वो वाला। उसके बाद जो डिसीजन टेकन बाय द जॉइंट ऑडिटर अंडर द प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉमन ऑडिटर, जो भी डिसीजन लिया जॉइंट ऑडिटर्स ने प्लानिंग के टाइम पे, मैटर विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर बाय वन ऑफ देम एंड देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर ऑन सच मैटर्स, कहता जो भी उनके जॉइंट ऑडिटर्स ने जो भी मैटर जो थे उनके नोटिस में लेके आया जॉइंट ऑडिटर के, किसी भी एक उनमें से जॉइंट ऑडिटर में से कोई भी एक ऑडिटर जो है कोई मैटर लेके आया और वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, वो सच मैटर जो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल कराएगा। एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर रेलेवेंट स्टेटस, उसमें क्या कहना चाह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एंटिटी की कंप्लाई करेगी कि हाँ वो क्या स्टैट्यूटरी जो एक्ट्स हैं उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो जो प्रेजेंटेशन है और डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है कि नहीं है।
ठीक है जी। तीसरी बात आती है इंश्योरिंग दैट द ऑडिटर रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूज एप्लीकेबल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड अदर रेलेवेंट प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय द आईसीआई। वो कह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट क्या कंप्लाई करती है रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूज और एप्लीकेबल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या अदर रेलेवेंट प्रोनाउंसमेंट जो आईसीआई ने इशू करी है वो, तो ये सब चीजें काउंट करेंगी। उसके बाद जॉइंट ऑडिटर केम अक्रॉस द मैटर दैट आर रेलेवेंट टू द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर जॉइंट ऑडिटर एंड डिजर्व देयर attention or a requirement of the disclosure and require the discussion with and application of the judgment by the other joint auditor. The said joint auditor shall communicate the same to all of the joint auditor in writing prior to the completion of the audit. वो कहता है जो जॉइंट ऑडिटर कोई भी मैटर के ऊपर आते हैं जो कि रेलिवेंट एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है, तो उसमें वो क्या करेगा जॉइंट ऑडिटर की, और जो उसमें जो अटेंशन भी डिजर्व करते हैं, जिसमें डिस्क्लोजर की भी रिक्वायरमेंट है और डिस्कशन की भी रिक्वायरमेंट है, जिसके ऊपर जजमेंट जो है सारे ऑडिटर्स की लगेगी, क्या क्या वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, तो वो कम्युनिकेट करेंगे सारे जॉइंट ऑडिटर को राइटिंग में। ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन इन राइटिंग टू ऑल जॉइंट ऑडिटर्स। और किस चीज की हमने कम्युनिकेशन करनी है, जो भी हमारे आउटकम्स आए हैं हमारे, ठीक है जी, आउटकम्स ऑफ मैटर्स। ठीक है जी। उसके बाद हम स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे 299 भी कर सकते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोनाउंसमेंट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अपना ओपिनियन राइटिंग में देगा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो उसके बाद ब्रांच ऑडिट के अंदर आते हैं। एज पर सेक्शन 128(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो क्या कहना चाह रहा है, 128 जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होता है। हर एक कंपनी जो है, ये ब्रांच ऑफिस के ऑडिट की बात कर रहे हैं। एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड रजिस्टर्ड, जो बुक्स जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखेंगी कंपनी जितनी भी होती हैं, और जितने भी पेपर्स हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही हूँ। ठीक है जी। ये इंश्योर करती है मैनेजमेंट। एंड एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन इफेक्ट द बोथ एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच। तो मतलब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है रजिस्टर्ड ऑफिस प्लस ब्रांच दोनों ही जस्टिफाई होनी चाहिए। ठीक है जी। वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये एक्रूअल बेसिस पे भी हो सकती है और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स जितने भी मैंने बोले हैं इसमें, ये पैराग्राफ में लिखे हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये भी नोट करने वाली बात है, कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट अफोर्सेड और अदर रेलिवेंट पेपर जो है वो इंडिया में किसी और जगह पे भी रख सकते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। वो जो डिसीजन लिया गया वो 7 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, क्या हम रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी कहीं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कहीं और बुक्स ऑफ अकाउंट रखवा सकते हैं? तो आंसर इज यस, वो रखवा सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शंस के ऊपर, और वो 7 दिनों के अंदर अंदर वो कम्युनिकेट करेगा किसको, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को ये कम्युनिकेट करेगा। ठीक है जी। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं। कहता कि जहां पे कंपनी जो है ब्रांच ऑफिस इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, ये माना जाएगा कि उसने जितने भी प्रोविजन है सबसेक्शन 1 यानी कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करी है, और प्रॉपर समराइज रिटर्न जो है पीरियडिकली उसने भेजी है। रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रखा हुआ है, और दूसरी प्लेस जहां पे डायरेक्टर्स ने बोला हुआ है कि हाँ हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो वहां पे भेजेगा। फर्दर सबसेक्शन 8 ऑफ 143 का भी एक सबसेक्शन 8 है, वो ड्यूटीज और पावर्स बताता है ऑडिटर की, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर। इसमें ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ऑडिटर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए क्या थी, हमने ये पहले पढ़ा हुआ था। वो ये कहता है कि जो भी हमने ऑडिट करनी है ब्रांच और ब्रांच ऑफिसर की, हम उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। द अकाउंट्स ऑफ द शैल बी ऑडिटेड बाय ईदर ऑडिटर और अपॉइंटेड फॉर द कंपनी अंडर द पर्सन क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट और द ऑडिटर ऑफ द कंपनीज under 139 where the branch office is situated in the country outside India. The account branches shall be audited by the company auditors, company accountant or other duly qualified to act as। यानी कि अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो जो भी पर्सन वहाँ पे ड्यूली क्वालिफाइड माना जाएगा ऑडिट करने के लिए, वो अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, या जो भी पर्सन जो उसकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली है। तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, कहता कि इफ एनी सच शैल मे बी प्रिस्क्राइब इट मे बी नोटेड दैट द ब्रांच ऑडिटर शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ सच ब्रांच एग्जामिन बाय हिम एंड। तो वो क्या करेगा, जो भी ब्रांच ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट बना के, रिपोर्ट बाय ब्रांच ऑडिटर, वो जो भी बनेगी वो एग्जामिन करेगा और कंपनी के ऑडिटर को भेज देगा, कंपनी के ऑडिटर को भेज देगा
वो डील करेगा जैसे भी उसको नेसेसरी हुआ। इसमें रूल 12 की भी बात होती है। तो ये जो रूल्स हैं ये एक बार आपको ना बार बार मल्टीपल रिवीजन करके आपको इसको याद ही रखना है, क्योंकि पेपर में रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर वो ना याद आए तो वहां पे नहीं लिखने, गलत नहीं लिखना। तो हम पढ़ लेते हैं। कहता द ब्रांच ऑडिटर शेल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर। जो ब्रांच ऑडिटर है वो कंपनी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा। रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर शेल ऑल्सो एक्सटेंड टू द ब्रांच ऑडिटर टू द इट्स एक्सटेंड इट रिलेट टू द कंसर्न ब्रांच। वो कहता है कि जो ब्रांच ऑडिटर है वो अपनी कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट सबमिट करेगा, और कोई भी रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड है जो ऑडिटर ने दी है वो भी ब्रांच ऑडिटर तक एक्सटेंड करेगा, यानी कि जो कंपनी का ऑडिटर है वो ब्रांच की भी ऑडिट कर सकता है। उसके बाद SS 600 की बात करते हैं। SS 600 की बात ये कहता है कि आप क्या दूसरे ऑडिटर का वर्क यूज कर सकते हो। द आंसर इज यस, बट उसकी भी कुछ गाइडलाइंस है जो SS 600 में दे रखी है, वो अभी हम पढ़ेंगे। वेयर द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच आर ऑडिटेड बाय द अदर पर्सन। मान लो कि अगर कंपनी ऑडिटर के अलावा किसी और बंदे ने ये ऑडिट करे ब्रांच के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देयर इज अ नीड द क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द रोल ऑफ सच ऑडिटर। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनके रोल में कि क्या क्या ऑडिटर ने करना है कि नहीं करना। कंपनीज ऑडिटर इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ सच अकाउंट्स एंड ब्रांच ऑडिट ऑफ द कंपनी एज अ होल, देयर इज अ ग्रेट नेसेसिटी टू प्रॉपर रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट लिखना बिटवीन द टू ऑडिटर्स फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव ऑडिट। इफेक्टिव ऑडिट के लिए इनकी आपस में कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद एक दूसरे का काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। उसके बाद ये पॉइंट्स जो है व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ another auditor, the principal auditor should ordinarily perform the following procedure। तो प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है? जो कंपनी का ऑडिटर है। प्रिंसिपल ऑडिटर ये वाले प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। कौन कौन से प्रोसीजर हैं? एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को दैट द यूज is that made by the other auditor and work and report and make such sufficient arrangement for the coordination। वो कहता है कि एडवाइस करेगा दूसरे ऑडिटर को कि वो ऑडिटर का वर्क यूज कर सके और सफिशिएंट अरेंजमेंट कर सके ताकि वो अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर सके एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग। तो एफर्ट कोऑर्डिनेट करने हैं, एफर्ट टू बी कोऑर्डिनेटेड एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग की स्टेज पे एफर्ट जो है वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। द प्रिंसिपल ऑडिटर वुड इन्फॉर्म द अदर ऑडिटर मैटर्स एज रिक्वायरिंग द स्पेशल कंसिडरेशन प्रोसीजर फॉर द आइडेंटिफिकेशन इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन एंड दैट में रिक्वायर द डिस्क्लोजर एंड टाइम टेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। तो प्रिंसिपल ऑडिटर दूसरे ऑडिटर को सारे मैटर्स बताएगा जिसमें स्पेशल कंसिडरेशन या प्रोसीजर की जरूरत है, जो कि इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन है वो भी डिस्क्लोज होने चाहिए। और दूसरे ऑडिटर को ये भी एडवाइस करेगा कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑब्टेन करेगा रिप्रेजेंटेशन टू कंप्लाई विद देम। तो ये उनके साथ जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है या रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई करनी ही जरूरी है। The principal auditor might discuss with the another auditor the audit procedure applied and the review or written summary or other auditor procedure and finding which may be in the form of completed or questionnaire or checklist। The principal auditor may also wish to visit the other auditor। मतलब वो दूसरी जगह पे भी चेक कर सकता है और चेकलिस्ट और क्वेश्चनरी भी बना सकता है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ जो ऑडिट प्रोसीजर है वो डिपेंड करेंगी सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर। तो प्रिंसिपल ऑडिटर की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है जी। और जो भी कॉम्पिटेंट या उसकी जो कॉम्पिटेंट जो होगी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगी उसके अकॉर्डिंगली होगी। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट की। कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन नंबर सेक्शन 148 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा ही सेक्शन है जिसमें छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है। वो क्या कहता है, कॉस्ट ऑडिटर जो है हम किस चीज का ऑडिट है, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ कोई भी आर्टिकल है उसकी कॉस्ट को वेरीफाई करते हैं रिगार्डिंग क्या मटेरियल, लेबर और आइटम्स ऑफ कॉस्ट मेंटेन बाय द कंपनी है, क्या वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके अंदर 148 सेक्शन में क्या कहता है, द ऑडिट कंडक्टेड इन द सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्टेड। तो ये 143 के अलावा ये एडिशनल ऑडिट है 143 के अलावा। तो 143 में जो ऑडिट होगा उसके अलावा ये एडिशनल ऑडिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर भी कर सकती है 148 के अंदर कि कुछ सर्टेन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कराना मैंडेटरी है। उसके बाद फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ द कंपनीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि जो कुछ पर्टिकुलर गुड्स है बनाने वाली कंपनीज हैं उसको कॉस्ट ऑडिट कराना जरूरी है, सो दैट कि जो हमारा इसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि जो नॉर्मल जो पब्लिक है उसको जो गुड्स हैं वो सही कॉस्ट पे जाएं। ठीक है जी। शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड केप्ट इन द क्लास ऑफ द कंपनीज। ठीक है जी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये भी चीजें ऑडिट करी जाएंगी। इन रिगार्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट has notified the companies which represent the classes of the companies are required to
इंक्लूड द कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एप्लीकेबल कॉस्ट ऑडिट मेंटेनेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफाइड कंपनी को वो क्लास ऑफ द कंपनीज को बताती है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करने हैं, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करने। तो एक रूल 3 है, रूल 3 क्या कहता है कि किन किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी है कॉस्ट ऑडिट की। सेक्शन 148 की एप्लीकेबिलिटी ये बताता है, कहता कोई भी क्लास ऑफ द कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड हैविंग ओवरऑल टर्नओवर, कहता जो ओवरऑल टर्नओवर है, ओवरऑल टर्नओवर जो है वो 35 करोड़ से ज्यादा या 35 करोड़ होनी चाहिए, इक्वल्स टू 35 करोड़ और मोर होनी चाहिए ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रिक्वायर्ड टू द कॉस्ट ऑडिट इन द, यानी कि पिछले साल में 35 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर चाहिए। ये कंपनीज इंक्लूड करती हैं फॉरेन कंपनीज, ठीक है जी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 जो फॉरेन कंपनीज है वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं, बट इसमें माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज एक्सक्लूड होती हैं, और इसका टर्नओवर जो क्राइटेरिया है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का ये भी हट जाता है, ठीक है जी। द सेड रूल हैज डिवाइडेड इन द लिस्ट ऑफ द कंपनीज मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट, कहता है रूल 5। अब ये रूल 5 क्या कहता है, कहता है कि कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिट रूल 2014 का ये रूल 5 जो कहता है कोई भी कंपनी जो है रूल्स के अंडर जितने भी यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं उसकी कंपनी की, तो वो क्या करेगी, उसको मेंटेन करना जरूरी है कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन फॉर्म CRA 1। CRA कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो उसको यहाँ पे CRA 1 में सबमिट कराना होगा। द कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन ऑन द रेगुलर बेसिस टू फैसिलिटेट द कैलकुलेशन ऑफ द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ यूनिट, ठीक है जी। ये रीजन बता रहे हैं कि क्यों करनी है, ताकि कॉस्ट ऑफ पर यूनिट प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है या मार्जिन आपको प्रोडक्ट का पता चल जाए, ठीक है जी। और ये फाइनेंशियल एवरी फाइनेंशियल ईयर मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, एनुअल बेसिस पे भी हो सकती है। तो पैराग्राफ 3 ऑफ कारो जो क्लॉज 6 ऑफ पैराग्राफ 3 जो वो भी कहता है कि जो हमने कारो ऊपर भी पढ़ा था कि 148(1) में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किन किन कंपनीज को बनाना जरूरी है। तो एप्लीकेबिलिटी ये रूल 4 कुछ और कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। रूल 4 क्या कहता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये रूल 4 के अकॉर्डिंगली एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट कहता जो भी क्लासेस अंडर स्पेसिफिक, यानी कि रेगुलेटेड और नॉन। अब यहाँ पे जो ऊपर क्लासिफिकेशन थी वो सारी की सारी कंपनीज थी, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का नहीं था। यहाँ पे रेगुलेटेड सेक्टर्स और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स का। अगर तो रेगुलेटेड सेक्टर्स है तो आर रिक्वायर्ड टू, रेगुलेटेड का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट की एड मिलती है, नॉन रेगुलेटेड यानी कि गवर्नमेंट की ऑडिट नहीं मिलती, ठीक है जी। तो आर रिक्वायर्ड टू गेट इट्स कॉस्ट ऑडिट इफ इट्स ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि ओवरऑल टर्नओवर जो है वो कितनी होनी चाहिए, 50 करोड़ या मोर, यानी कि इक्वल्स टू और मोर देन 50 करोड़ जो होनी चाहिए, ठीक है जी। एंड द एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम विच द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आर मेंटेन, टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और द सर्विसेज। कहता ओवरऑल टर्नओवर आपकी 50 करोड़ होनी चाहिए और इंडिविजुअल जो होनी चाहिए, इंडिविजुअल, एक सेकंड, और जो इंडिविजुअल जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो होनी चाहिए वो टर्नओवर होनी चाहिए इक्वल्स टू और मोर देन 25 करोड़ होनी चाहिए। उसके बाद नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स की बात करूं, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 करोड़। ये थी रेगुलेटेड सेक्टर्स की। और यहां पे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल टर्नओवर होनी चाहिए मोर देन इक्वल्स टू 100 करोड़। और अगर मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करूं, प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करूं तो ये बात आती है इक्वल्स टू और मोर देन 35 करोड़ और मोर, ठीक है जी। उसके बाद हु कैन बी द कॉस्ट ऑडिट, तो कहना चाह रहा है द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड एट सच रेम्युनरेशन एज मे बी डिटरमाइंड द मेंबर इन सच मैनर प्रिस्क्राइब। वो क्या कहना चाह रहा है, द ऑडिटर कंडक्ट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए जो बोर्ड अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय बोर्ड होना चाहिए, ठीक है जी। of remuneration as may be determined the members. It may be noted that no person appointed under section 139
एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड ऑफ द कंडक्ट फॉर द कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड। ठीक है जी, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड के लिए ये जो है कि कोई भी पर्सन जो है ऑडिटर जो ऑफ द कंपनी जो है वो कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड के लिए नहीं हो सकता, यानी कि जो कंपनी का ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। इट मे बी ऑल्सो नोट, ये भी नोट करने वाली बात है कि ऑडिटर कंडक्टेड कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तो इसके कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपको पूरे फुलफिल करने पड़ेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, ये रूल 6 बताता है कि कंपनीज जो रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स है वो कहता है कि 180 डेज मतलब हर एक फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट के 180 डेज में आपको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना चाहिए। हाउएवर बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड रिटन कंसेंट और द कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए कि वो क्वालिफाई होता है कि नहीं होता। उसके बाद सर्टिफिकेट में क्या क्या स्पेसिफाई होगा, वो सर्टिफाइड में ये स्पेसिफाई होगा कि इंडिविजुअल या फर्म जो भी है अपॉइंट हो रही है वो एलिजिबल है और रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रही है। इंडिविजुअल और फर्म सेटिस्फाई करती है क्राइटेरिया प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 141 के अंदर जो भी क्राइटेरिया था वो सेटिस्फाई करती है। द प्रपोज अपॉइंटमेंट जो है वो टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंगली विद इन द लिमिट्स, यानी कि टाइम लिमिट नहीं सॉरी विद इन द लिमिट्स के अकॉर्डिंगली हो रही है। लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द, मतलब कोई भी अगर कोई उसके प्रोफेशनल मैटर्स के ऊपर कंडक्ट मिसकंडक्ट चल रहा है तो वो भी बताएगा और उसको सर्टिफाई करेगा कि ये ट्रू है या और सर्टिफाइड करके देगा। उसके बाद जो भी कंपनी जो है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की जो बात है, कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की जो बात है वो 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग जो है उसमें विद इन अ पीरियड ऑफ, वो एक नोटिस जो है अपॉइंटमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। कंपनी जो है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट ऑडिट की अपॉइंटमेंट जो कि बोर्ड मीटिंग में हुई वो उसके 30 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेकंड इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। एवरी रेफर्ड कंपनी शेल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न और ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एज सच एंड फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज तो ऑफ द बोर्ड मीटिंग, यानी कि बोर्ड मीटिंग के 30 डेज के विद इन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी। ठीक है जी, इन विच सच अपॉइंटमेंट इज मेड विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द, मतलब यानी कि इससे 180 डेज से पहले उससे 180 डेज के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में CRA 2 में भी फॉर्म में और उसके स्पेसिफाइड फीस के अकॉर्डिंगली वो बताएगी। यानी कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी बतानी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड सच एज कंटिन्यूटी इन द कैपेसिटी टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, वो क्या करना चाह रहा है, जो कॉस्ट ऑडिटर है अगर 180 डेज में नहीं अपॉइंट हुआ तो वो जो पुराना अपॉइंटेड था वो कंटिन्यूटी में रहेगा। रिमूवल, अगर रिमूव करना है तो क्या क्या बात करेगी, अगर टेन्योर से पहले रिमूव करना है, बिफोर टेन्योर अगर रिमूव करना है तो उसको क्या पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा प्लस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी टू द कॉस्ट ऑडिटर रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर रिमूवल इन हैंड राइटिंग। ठीक है जी, इन राइटिंग, तो ये राइटिंग में देनी पड़ेगी इसको। तो CRA 2 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देनी पड़ेगी और रेजोल्यूशन भी साथ में लगाना पड़ेगा। तो CRA 2 प्लस बोर्ड रेजोल्यूशन जो दे के सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको नोटिस देना पड़ेगा। कैजुअल वैकेंसी अगर हुई तो कैजुअल वैकेंसी जो है अगर रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल के कारण हो रही है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है 30 डेज के विद इन वैकेंसी के विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी इन फॉर्म CRA 2 में और उसके 30 डेज के विद इन कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देगी। तो रेम्यूनरेशन जो है वो रूल 14 में लिखी हुई है। तो जो कॉस्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन है, अगर ऑडिट कमेटी अगर कॉन्स्टिट्यूट करनी है कंपनी ने तो बोर्ड इंडिविजुअल को अपॉइंट करेगा जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट है, इन प्रैक्टिस है, चाहे फर्म है कॉस्ट अकाउंटेंट्स की। कॉस्ट ऑडिटर ऑन द रिकमेंडेशन, मतलब बोर्ड जो है वो अपॉइंट करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी और रेम्यूनरेशन जो है वो रिकमेंड होगी ऑडिट कमेटी, उसकी अप्रूवल होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अप्रूवल की और अपॉइंटमेंट की बात करेगा, बट रिकमेंडेशन किसकी होगी, बट रिकमेंडेशन जो होगी वो ऑडिट कमेटी की होगी, जो रिकमेंडेशन होगी वो ऑडिट कमेटी की होगी। ठीक है जी, इन केस अदर कंपनी जहां पे ऑडिट कमेटी करने की जरूरत तो बोर्ड ही यहाँ पे अपॉइंट करेगा और रिकमेंड भी वही करेगा और रेटिफाई भी उसी को रेटिफाई करेंगे जो शेयर होल्डर करेंगे शायद, मतलब अगर कंटिन्यूटी में रखना तो। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, जो भी इसकी क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन राइट है एप्लीकेबल टू द ऑडिटर अंडर द चैप्टर शेल सो फार मे बी एप्लीकेबल to the cost auditor appointed under this section and it shall be the duty of the company to give all assistance and facility to the auditor under this section। तो ठीक है, सारी असिस्टेंस जो है वो सारी देगी कंपनी को, तो ये ऑडिटर के ऊपर जितनी भी एप्लीकेबल थी सारी प्रोविजन कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी लग जाएगी। तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कब कब सबमिट करानी होती है, तो वो कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करानी होती है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं या उसकी रिजर्वेशंस हैं CRA 3 में करानी होती है।
फाइनेंशियल ईयर के 180 डेज के आफ्टर क्लोजर, फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर के बाद 180 डेज के विद इन आपको क्या करानी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करानी होती है। ठीक है जी, तो वो डायरेक्टर्स को दे देगा ताकि वो कंसिडर डायरेक्टर्स जो है एग्जामिन कर सके रिपोर्ट, और जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी जो है वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ, तो 30 डेज के विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट को जब से उसने दी थी। तो ये फॉर्म CRA 3 है। तो CRA 1 कहाँ पे यूज होता है, CRA 2 कहाँ पे यूज होता है, CRA 3 तो यहाँ पे यूज हो गया कि जब कॉस्ट ऑडिटर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट, और जो उसके बाद कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, तो उसमें CRA 4 लग जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे CRA 4 लगना था, हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ पे CRA 4 कर लेना। ठीक है जी, उसके बाद एक्सटेंशन मिल सकती है, फर्दर एक्सटेंशन मिल सकती है, तो CRA 4 विद इन द रिजल्टेंट टाइम पीरियड अंडर सेक्शन 137, तो जो भी एक्सटेंशन होगी वो रिटर्न में लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करें ड्यूटी ऑन रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड, तो कहता है प्रोविजन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द रेलेवेंट रूल्स एंड ड्यूटीज ऑन द फ्रॉड शैल बी मेटाटिस मेटेंडिस। तो जितने भी रूल्स ऑन फ्रॉड थे, मतलब जिसमें 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट इंक्लूडेड थी, तो कैसे कैसे उसकी प्रोसीडिंग करनी है, वो म्यूटेटिस मेटेंडिस विद सेम इफेक्ट कॉस्ट ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल होंगे। म्यूटेटिस मेटेंडिस का मतलब ही जो है विद सेम इफेक्ट। उसके बाद कॉस्ट ऑडिटर नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस, कॉस्ट ऑडिट रूल्स कौन कौन से केसेस में नहीं, जहां पे रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स 75% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि अगर फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, एक्सपोर्ट्स के थ्रू आ रहा है, तो 75% के रेवेन्यू से ज्यादा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहा है। उसके बाद बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की बात करें, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट रूल्स नहीं लगेंगे। उसके बाद पैनल प्रोविजन इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर कोई भी डिफॉल्ट का केस है तो पैनल प्रोविजन क्या है, कंपनी और एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल इन द मैटर प्रोवाइडेड इन द 147 द कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है जी, जो कंपनी और एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट में उसके ऊपर 147 की प्रोविजन लग जाएगी। पनिशमेंट 147 नीचे आ गई है, तो पनिशमेंट क्या कहती है कि कोई भी प्रोविजन 139 से 146 में कंट्रावीन करता, बात नहीं मानता, तो उसको पनिशेबल फाइन होगा 25,000 से लेके 5 लाख रुपीस तक ये एक्सटेंड हो जाएगा। और एवरी ऑफिसर इन जो डिफॉल्ट होगा, यहाँ पे ये कंपनी के ऊपर है, और कोई भी ऑफिसर जो डिफॉल्ट होगा उसको इम्प्रिजन, और ये ऑफिसर के ऊपर है, इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो होगी 1 ईयर से लेके प्लस 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी, या फिर ये दोनों भी हो सकती हैं और बोथ भी हो सकती हैं, यानी कि इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर तक की हो सकती है इम्प्रिजनमेंट। ठीक है जी, अगर 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ उसको फाइन भी लग सकता है 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक, या फिर वो दोनों भी लग सकते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर ऑडिटर ऑफ द कंपनीज कंट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ 139, 144, 145, द ऑडिटर शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन नॉट लेस देन 25,000 विच में एक्सटेंड टू द। तो जो ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी है, ऑडिटर के ऊपर जो पेनल्टी है वो है 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक, प्लस 4 टाइम्स, प्लस नहीं यहाँ पे और लिखना था 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। कहता है इतना संगीन जुर्म करा है उसने कि जितनी भी उसकी रेम्यूनरेशन होगी उसके 4 टाइम्स जो रेम्यूनरेशन होगी, या फिर 25,000 से लेकर 5 लाख तक। इट मे बी नोटेड दैट द ऑडिटर कंट्रावीन हैज कंट्रावीन द सच प्रोविजन नोइंगली और विलफुली, अगर इंटेंशनली करा है, इंटेंशनली करा है टैक्स अथॉरिटीज का शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट या कंपनी को डिसीव करने के अगेंस्ट, तो पनिशेबल जो है उसमें इम्प्रिजनमेंट भी होगी, अप टू 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट होगी, और फाइन जो होगा वो 50,000 से लेके 25 लाख रुपीस तक की होगा, 50,000 टू 25 लाख रुपीस तक की होगा, और 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन होगा। तो यहाँ पे अनइंटेंशनली अगर कोई ऑडिटर ऐसी कोई गलती करता है तो 25,000 से लेके 5 लाख या 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन, और अगर जानबूझ के करता है तो 1 साल की इम्प्रिजनमेंट, 50,000 से लेके 25 लाख और 8 टाइम्स ऑफ इट्स रेम्यूनरेशन। तो ये जो है उसकी पेनल्टी होगी। फिर ऑडिटर को कन्विक्ट कर दिया गया अंडर सब सेक्शन 2, ही शैल बी लायबल टू रिफंड द रेम्यूनरेशन वापस करेगा। डैमेजेस जो भी कंपनी को है, स्टैट्यूटरी बॉडीज अथॉरिटीज को है, वो भी यहाँ लॉस जो हुआ उसके कारण वो भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वो
मिसलीडिंग होगी उसकी ऑडिट रिपोर्ट, तो उसके लिए डैमेजेस पे करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई करेगी कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी या अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर टू इंश्योर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द डैमेजेस को रिकवर कराने के लिए प्रॉम्प्ट अथॉरिटी इशू करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। अगर ऑडिट कंपनी के केस में ऑडिट फर्म ने करा तो पार्टनर जो भी होंगे उन्होंने फ्रॉडलेंटली या कोई ऐसे कोई अबैटेड या कोलेटेड इन फ्रॉड यानी कि इन्वॉल्व हुए, तो उनको जो इन रिलेशन टू द कंपनी डायरेक्टर या ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, वो सिविल क्रिमिनल कोड के अंडर चलेंगे या अदर लॉ टाइम इन फोर्स। तो उसके लिए जो जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे, सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। तो आई थिंक सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज इसको 2-3 बार सुनेगा। आई थिंक सो मैंने इसको एज सुन एज पॉसिबल, इसको मतलब जितनी क्विकली हो सकता था मैंने इसको रिवाइज करने की कोशिश करी। अगर इसके बाद अगर हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, मैं इसको और भी तेजी से रिवाइज करवा सकता हूँ, बट ये अब आपके ऊपर है क्योंकि ये हमारा एक वीडियो लेक्चर बन चुका है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको कहूँगा इस लेक्चर्स को जितना आईपीसीसी के स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको कराने हैं, ताकि मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प कर सकूं और आप ऑडिट में एक अच्छे मार्क्स से एग्जाम्शन के साथ पास हो सके। थैंक यू सो मच।